सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की इस व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर नंदीश का अग्रिम धन्यवाद करते हुए मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। आज इमरजेंसी लेक्चर के रूप में, व्याख्याता के रूप में आपने तुरंत ही अपनी कंसेंट दी और जो पूर्व में अपने स्पीकर थे उनको कोई ना कोई जैसे कुछ विशेष व्यस्तता रही जिसके कारण वो आज आ नहीं पाए और तुरंत ही आपने अपनी सहमति दी, तो इसके लिए इमरजेंसी व्याख्यान के रूप में डॉक्टर नंदीश मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और प्रत्येक व्याख्यान की तरह मैं सबसे पहले आपके सामने डॉक्टर नंदीश का परिचय रखना चाहूंगी। आपने अपनी बीएमएस की पढ़ाई एसडीएम कॉलेज उडुपी कर्नाटका से पूरी की है। एमडी आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डिपार्टमेंट आयुर्वेदा संहिता और सिद्धांत में 2019 में आपने कंप्लीट किया। वर्तमान समय में आप फाइनल ईयर पीएचडी स्कॉलर सेल्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से वर्तमान समय में आप कर रहे हैं। आपने डिप्लोमा इन संस्कृत फ्रॉम मुक्त स्वाध्याय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से आपने पूरा किया है। एज ए टीचिंग कैरियर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड संहिता सिद्धांत वेरियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज चंडीगढ़ में और एनआईए में आपने मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है। और जैसे आपका कोलैबोरेशन सीसीआरएस श्री धन्वंतरी कॉलेज, पीएनएनएम आयुर्वेदा कॉलेज थ्रिसूर जर्नल में आपका साथ में कोलैबोरेशन में काम चल रहा है। सनातन आयुर्वेदा एकेडमिक जर्मनी आयुर्वेदा एजुकेशन इन जर्मनी के साथ भी आपका कोलैबोरेटिव रूप में आयुर्वेद का काम चल रहा है। एज अ रिसर्च जर्नल रोल्स आपका अलग अलग जगह पे बहुत अच्छा रोल है, जिसमें एडिटर इन चीफ इन द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा 360। एज अ रिव्यूअर भी आप बहुत सारी जगह पे अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और एडिटोरियल मेंबर के रूप में भी आपका अभिनव धन्वंतरी केरला में है, वहाँ आप अपना रिसर्च जर्नल में भी अपना रोल दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपने 3 बार गोल्ड मेडल टॉप किया है, जिसमें से एसटीएम प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल फॉर द हाईएस्ट मार्क्स इन द बीएमएस, यूनिवर्सिटी टॉपर भी आप रहे पोस्ट ग्रेजुएशन में DSRRAU जोधपुर राजस्थान। एंड you have also win so many quiz and presentations in the various competition, Ayur quiz, etc., Jyotirmati and the Manthan also. Publication, 8 research articles, 3 books published in the on the research methodology and medical statistics. और भी बहुत सारे प्रेजेंट आपने वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर प्रेजेंटेशन किए हैं। और इसके साथ साथ एज अ रिसोर्स पर्सन यू हैव गिव योर बेस्ट फ्रॉम द और योर डिपार्टमेंट संहिता एंड सिद्धांत इन द ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, है ना। तो बहुत अच्छी और भी उसमें बहुत सारी चीज है जो मैंने सभी के सामने इन शॉर्ट रखने की कोशिश की है कि यू हैव वेरी गुड एंड ब्राइट फ्यूचर। और मुझे याद है कि जब शिवरंजनी थी तब भी एक बार ऑफलाइन चलती थी क्लास, तब भी आपने हमेशा शिवरंजनी और मैं काफ़ी परेशान थे कि हम किस तरीके से स्पीकर को ढूंढे। तो शिवू ने कहा कि मैडम मैं करती हूँ, और नंदीश को पूछा और डॉक्टर नंदीश तुरंत ही हाँ बोला। उसका भी धन्यवाद करते हुए मैं आज के व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर नंदीश। यस नमस्ते मैम। जी नमस्ते बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपको कारण चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेलकम जी, ओवर टू यू। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं वैद्यः नन्दीशः अस्मि। मया आयुर्वेदाचार्यः एसडीएम आयुर्वेद महाविद्यालय उडुपी स्थिते कर्नाटकराज्य स्थिते उडुपी स्थिते नगरे कृतः। ततः स्नातकोत्तरं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थानं यः जयपुर स्थिते
ततः कृतवान्। तर्हि अद्य अहम् अन्तिमवर्षे आयुर्वेदविद्यावारिधेः अन्तिमवर्षस्य छात्रः अस्मि। अद्य अहं डॉक्टर एतल दवे महोदया का अहं कृतज्ञता करिष्यामि। विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर नगरे 50 निकट व्याख्यानमालायां महोदया कृतवान्। तो अभी मैं इसको थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। मैडम का जो लेक्चर अभी जो चल रहा है, मैडम का जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो 485th है, ऑलमोस्ट 500 है। एंड इतना रेगुलरली कोई कर भी सकते हैं, ऐसे सोचना भी आज के दिन में मुश्किल है। तो मैम को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन है सारे आयुर्वेद के छात्रों की तरह से और सारे आयुर्वेद के विद्वानों की तरह से। और ऐसे ही ये लगातार चलते रहे और हम 1000 वाला जो व्याख्यान है उसको भी एक सुनने का टाइम हमें जल्दी ही मिल जाएगा। तो मैम को मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलता हूँ। और आज का जो चर्चा का विषय है, संहितायाः विश्लेषणे टीकानां महत्वम् अवबोध अनुष्ठानार्थः। सो चरक संहितायाम् आयुर्वेद दीपिका व्याख्याः सहितः। So why I have taken this topic is, initially most of these students who are entering Ayurveda, so कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। कहीं ना कहीं टीचर्स के द्वारा प्रेरणा तो मिलता है इनिशियल डेज में, स्पेशली इन द यूजी फर्स्ट ईयर के टाइम पे, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते कि कौन से बुक से हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक सबसे इजीएस्ट है, अगर हम पढ़ेंगे तो उससे क्या मिलेगा। सारे जो क्वेरीज है, सारे जो चर्चा होती है स्टूडेंट्स के बीच में, उसी को मैं आज यहाँ पर चर्चा करूंगा इन द लाइट ऑफ आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल रहेगा, उदाहरण मात्र रहेगा। यही चीजें जो है आप हर एक टीका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे जाके कुछ स्लाइड्स आप देखेंगे जो बिल्कुल संस्कृत में ही लिखा गया है। एक अटेम्प्ट है टू ट्राई टू स्पीक इन संस्कृत एंड राइट इन संस्कृत। अटेम्प्ट है, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, तो जो भी दोष है उसके लिए पहले ही मैं क्षमा चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स की दृष्टि से मैं अभी क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे करके मैं सोचूंगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि जो टीका है, सारे जो टीका होते हैं, क्या है सिर्फ एक्सप्लेनेशन है या एक तरह से ट्रांसलेशन है, और ऐसे उसमें कुछ और मैटर भी है। सबसे पहले क्वेश्चन यही रहता है। एंड 99% ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में यही आता है कि टीका का मतलब होता है ट्रांसलेशन। सो यहाँ पर सबसे पहला जो गड़बड़ जो है वो शुरू होता है, क्योंकि यही दिमाग में रख के स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। सो कहीं ना कहीं उनको वो नहीं मिलता जो वो सोच रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग। तो इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। इस लेक्चर के एंड में आपको पता चल जाएगा कि टीका में क्या क्या और भी मिल सकता है, या हमें किस दृष्टि से पहले ही हमारा जो माइंडसेट है बनाना चाहिए। और सबसे सेकंड क्वेश्चन जो आता है, इज इट द राइट टाइम टू स्टडी टीका। तो स्पेशली एमडी में आने के बाद स्टूडेंट्स को तो लगता ही है, वो पीजी स्कॉलर बन जाते हैं और जूनियर रेसिडेंट बन जाते हैं। सो दे विल थिंक कि यस, मुझे तो अभी टाइम आ ही गया, अब तो मुझे स्टार्ट ही करना है। खासकर जो संहिता सिद्धांत विभाग में जो स्कॉलर्स आते हैं उनके लिए तो ये मैंडेटरी भी है और एक तरह से इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अदर डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारे छात्र होते हैं जो श्लोक को ओरिजिनल रूप से समझना चाहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि पीजी में आ गया तो अभी तो कम से कम मैं टीका को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। लेकिन क्या बीएमएस के लेवल पे हम टीका को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, ये भी एक क्वेश्चन आता है। सो उसके लिए भी आंसर हम लास्ट में देखेंगे। अधिकारी, क्या हम अधिकारी हैं कि नहीं है। अधिकारी का मतलब है जो एक तरह से वो पढ़ने लायक एक आयु पहुंच चुके हैं या एक स्टेज पहुंच चुके हैं, उसको हम अधिकारी कहते हैं। क्या हम उस स्टेज पे पहुंच गए कि टीका को हम पढ़ के समझ सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो और एक पॉइंट आता है कि जैसे कि इंग्लिश कमेंट्रीज आप पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश कमेंट्री नॉट रिलेटेड टू आयुर्वेदा, यू विल फील दैट मोस्ट ऑफ द कमेंट्रीज आर सिंपल। जो मूल सूत्र होता है उसके तुलनात्मक तरह से बहुत ही इजी होता है। कमेंट्रीज आर यूजुअली इजी इन माइंडसेट, बट जैसे ही आप आयुर्वेद के कमेंट्रीज में आएंगे आपको लगता है कि मूल श्लोक तो इससे भी इजी था, जो हम कमेंट्री पढ़ रहे हैं वो तो इससे भी मुश्किल लग रहा है, तो अच्छा है कि मैं मूल सूत्र को ही कम से कम पढ़ूंगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या मूल सूत्र के हिसाब से ये ज्यादा मुश्किल है या इजी है या क्या है, बेसिकली क्या है। और जब भी कोई टीका पढ़ता है, दैट इज इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स या स्कॉलर, पीजी स्कॉलर के लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मतलब उसको खुशी से नहीं पढ़ पाते।
कहीं ना कहीं कोई अवरोध होता है, वो जो आनंद आना चाहिए टीका पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं वो मिसिंग होता है. सो व्हाट इज दैट विच इज हिंडरिंग देयर थॉट्स, वो जो आनंद मिलना चाहिए उसके लिए कौन बीच में आ रहा है, ये भी दिमाग में आता है स्टूडेंट्स के मन में. तो ये सब जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें इस लेक्चर के एंड तक मिल जाएगा, ऐसा मेरा आशा है. उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो मैटर है बनाया गया है. सो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जैक्ट टॉपिक फॉर टुडे, सबसे पहले जो कमेंट्री की बात है, इसको हम संस्कृत में या हिंदी में भी टीका के नाम से जानते हैं. टीका बोलते हैं या व्याख्या बोलते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाला टर्मिनोलॉजी वो है टीका, दल्लन टीका, चक्रपाणी टीका, आयुर्वेद दीपिका टीका. सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स. क्या ये टर्मिनोलॉजी में कोई फर्क है? जैसे मूल रचनाकार का जो टर्मिनोलॉजी वो अलग होता है, जो भाष्यकर्ता होता है उनका टर्मिनोलॉजी अलग होता है, वार्तिककर्ता करके और एक लेवल ऑफ ऑथर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं वार्तिककार, और बुक को बोलते हैं वार्तिका. सो इन तीनों में अंतर क्या है? बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कमेंट्री, लेट अस एनालाइज की इनका मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय सूत्रकार, व्हाट डू यू मीन बाय सूत्र, व्हाट डू यू मीन बाय भाष्यकार, व्हाट डू यू मीन बाय भाष्यकर्ता, व्हाट डू यू मीन बाय वार्तिककार, व्हाट डू यू मीन बाय वार्तिककर्ता. सबसे पहले जब हम ये समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कमेंट्री क्यों लिखा जाता है. सो मूल रचनाकार इज द वन हु राइट्स द फर्स्ट वर्जन ऑफ द टेक्स्ट. सो यूजुअली वो सूत्र रूप में लिखा जाता है. रीजन इज सिंपल, पहले जमाने में इतना पेपर्स नहीं थे, इतना डिजिटल वर्ल्ड तो था ही नहीं. सो दे यूज्ड टू डिपेंड ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स. मैन्युस्क्रिप्ट इन द सेंस जो पाम लीफ होता था या बर्च बार्क होता था, अलग अलग जो भी उस एरिया में अवेलेबल थे उसके ऊपर डिपेंडेंट थे. एंड दे यूज्ड टू बी रिपीटेडली कॉपीड एवरी 200 ईयर्स 300 ईयर्स, ताकि वो जो है आगे पीढ़ी के लिए मिल जाए. सो इतना मुश्किल से जब वो लिखते थे, कहीं ना कहीं उसको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते. जैसे आजकल के दिन हम 2 मार्क पाने के लिए 2-2 पेज लिखना शुरू कर देते. उसमें हमें लगता है कि एक पेज के लिए एक टीचर 1 मार्क तो दे ही देगा, चाहे उसमें आंसर हो या ना हो. इस तरह से माइंडसेट आ चुके हैं कि जितना वेट है आपका आंसर बुक का उतना ही मार्क्स मिलेगा. सो एक तरह से गलत फहमी सारे ये सही भी है एक तरह से, कहीं ना कहीं वो दिख भी जाता है, लेकिन जो सही टीचर है, सही इवैल्यूएटर है, उसको तुरंत उसको काट देगा और 0 ही दे देगा. बट अर्लियर टाइम ऐसे नहीं था. सो कहीं ना कहीं हमें सूत्र के रूप से एक ही अक्षर से जितना हो सकता था मुझे बोलने की जरूरत है. सो उसको हम कहते हैं सूत्र, एंड द वन हु राइट्स इज कॉल्ड एज सूत्रकार. सो ऑल द दर्शन, संहिता, ऑल दीज आर कमिंग अंडर द मूल सूत्र, एंड लेटर बुक्स विल कम अंडर द अदर कैटेगरीज. सो सूत्र का कुछ क्वालिटीज होता है, इसको मैं अभी डिटेल में नहीं ले रहा हूं, बस आपको अगर इंटरेस्ट है तो इसको बाद में देख सकते हैं. एक सूत्र का क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, जैसे अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, विश्वतः मुखम, अस्थोभम एंड अनवद्यम. इस तरह से 6 कैरेक्टर हैं, ये सूत्र कहलाता है. कोई भी लाइन ये 6 फैक्टर्स को फॉलो करता है तो दैट इज कॉल्ड एज सूत्र. तो आयुर्वेद के सारे जो एक एक लाइन होता है वो सारे सूत्र के नाम से दिया जाता है, कहलाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स और इट फॉलोज ऑल दी 6 कैरेक्टर्स. वैसे ही सेकंड वाला जो सेट ऑफ बुक्स आते हैं उसको हम कहते हैं भाष्य, और जो उसको लिखते हैं उनको हम कहते हैं भाष्यकार. तो देयर इंटेंशन इज नॉट टू राइट समथिंग न्यू, मतलब उसको कोई नया चीज लिखने का एक उद्देश्य नहीं होता है. कोई बुक ऑलरेडी अवेलेबल रहता है तो उसको और मॉडिफाई करके उसको और अच्छे से समझाने के लिए जो लिखा जाता है उसको हम भाष्य के नाम से जानते हैं. अब यहाँ पर जो इसका लक्षण है आप देख सकते हैं, सूत्रार्थः वर्ण्यते. जो सूत्र पहले ही है, ऑलरेडी इट इज देयर. फॉर एग्जांपल योग सूत्र आप देखेंगे तो ओनली 195 सूत्र है. पूरा योग सूत्र आज के दिन के वर्ड फाइल में 3-4 पन्ने में आ जाएंगे. बट द भाष्य ऑफ योग इज नॉट एंडिंग विथ 2 पेज. वो तो जितना भी चाहिए आप लिख सकते, 200 पेज 400 पेज भी लिख सकते. हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज सूत्रार्थः वर्ण्यते. ईच एंड एवरी सूत्र का जो अर्थ, एक तरह से अर्थ इन द सेंस जो एक एक टर्मिनोलॉजी का हो सकता है या एक एक अक्षर का हो सकता है, या कहीं ना कहीं जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में अच्छे से लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं भाष्य. और स्वपदानि च वर्ण्यते, नॉट ओनली द वर्ड्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट. स्वपदानि, वो जो भाष्यकार होते हैं, they also write their own opinions along with the original version, along with some partial explanation of the same. They also add their own version, अपना भी वर्षन डालते हुए वो अपना जो मूल सूत्र है उसको और अच्छा बना देते लोगों को समझने के लिए, आगे के जो जनरेशन है समझने के लिए. इसको हम कहते हैं भाष्य, या जो बुक को लिखते हैं उसको हम कहते हैं भाष्यकारः. एंड तीसरा जो सेट ऑफ बुक आते हैं वो है वार्तिक और वार्तिककार is the one who writes the vartika. So vartika is again not different from the
मेन टेक्स्ट से ही आधारित होता है, बट इसमें थोड़ा और ओपन एंडेड हमें कुछ मैटर देखने को मिलता है। जैसे उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते, जो कहा गया है उक्त अनुक्त जो बिल्कुल नहीं भी कहा गया है, या दुरुक्तानाम जो ठीक से नहीं कहा गया है, इन द सेंस इफ इट इज नॉट टोल्ड इन द शॉर्ट मैनर हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा जहां पर होता है, यत्र चिंता प्रवर्तते तम ग्रंथम, उस तरह के ग्रंथ को हम वार्तिक के नाम से जानते हैं। और जो फील्ड्स, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स है जिनको कहा जाता है वार्तिकज्ञ, वो लोग इसको वार्तिक कहते हैं। सो ये जो होता है दिस कैन कंसिडर्ड एज क्रिटिकल कमेंट्री। आज के दिन के जो क्रिटिकल कमेंट्रीज के नाम से इंग्लिश में आपने सुने होंगे, दे ऑल कम अंडर वार्तिक। सो दे नॉट ओनली एक्सप्लेन व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट, वो उनका उद्देश्य यूजुअली होता भी नहीं। द मेन इंटेंशन ऑफ वार्तिका इज टू एनालाइज दैट बुक इन द लाइट ऑफ टुडे। आज के दिन में ये बुक किस डायरेक्शन में जाएगा, इज इट राइट रॉन्ग, अगर राइट है तो किस आधार पे राइट है, कौन सा दूसरा बुक उसको पुश कर रहा है, अगर रॉन्ग है तो कौन सा वो बुक है जो इसको काट रहा है, और विच इंसिडेंट्स आर नॉट लाइकली टू बी टेकन फ्रॉम दिस टेक्स्ट, मतलब इसको वो पुश करता है नहीं करता है। वही ऑल दिस चर्चा जो हम बोल सकते हैं ये वार्तिक में हमें देखने को मिलता है, दैट इज वार्तिका, एंड द वन हु राइट्स इज कॉल्ड एज वार्तिकज्ञ। सो ये तीनों परिभाषा जो है ये आपको जो संस्कृत के ग्रामर से रिलेटेड जो भी बुक्स है उसमें बिगिनिंग में मिलते हैं। तो यूजुअली आपको बिगिनिंग देखने को मिलता है। तो जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी या कोई भी कौमुदी बुक आप देखेंगे तो इनिशियल पेजेस में ये सारे डेफिनेशंस आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज कोई इसका रेफरेंस भी हमें मिलना मुश्किल है, यू वोंट इवन गेट विच बुक एग्जैक्टली स्पीक्स दीज डेफिनेशंस, कहीं ना कहीं ये कंपाइल्ड मान सकते हैं। सो आयुर्वेद में हम ये तीनों टर्मिनोलॉजी को इतना यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ठीका। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क है। जो हम अभी बात कर रहे थे भाष्य, वार्तिका और सूत्रकार, वो यूजुअली दर्शन एंड टाइम प्रायर टू संहिता प्रचलित। लेकिन जब आयुर्वेद के ग्रंथ की बात आती है तो उस टाइम भाष्य वाला ही कॉन्सेप्ट टीका में कन्वर्ट हो गया। सो जो टीका हमें मिलता है वो क्लोजली भाष्य के ओर चला जाता है। बट टीका जो शब्द है वो कहां से आए, उसको हम टीका क्यों कहते हैं? सो टीका शब्द जो है टीक्यते, गम्यते, टीक्यते, टीक्यते का मतलब होता है गम्यते, जाने के अर्थ में है। प्रविश्यते, टू एंटर, ज्ञायते, टू गेट। सो टू एंटर व्हाट, कहां जाने के लिए कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो विषय टेक्स्ट में है उसकी ओर ले जाने का जो रास्ता है वो है टीका। तो अब तक आप टीका शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किए होंगे, उसका असली अर्थ ये है। सो योर एग्जैक्ट ग्रामेटिकल डेरिवेशन इज दिस। सो द वन विच हेल्प्स यू टू एंटर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जो उस कॉन्सेप्ट की ओर आपको ले जाता है वही टीका कहलाता है। ये इसका ग्रामेटिकल मीनिंग है, निरुक्ति बोल सकते हैं आप। जो वाचस्पत्य में ये भी वही आंसर देता है या वही मीनिंग देता है। अनया, अनया का मतलब है जिसके द्वारा, थ्रू विच यू आर एबल टू एंटर द विषय ऑफ ग्रंथ, दैट इज कॉल्ड एज टीका। तो दोनों का अर्थ एक ही है, शब्द कल्पद्रुम और वाचस्पत्य। तो अभी हम ये टॉपिक पे वापस आएंगे, क्योंकि टॉपिक का जो टर्मिनोलॉजी है वही हमें समझ में नहीं आता है तो आगे जाके कहीं ना कहीं उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलता है या फ्रूट नहीं मिलता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि टीका नाम महत्वम, जो टीका टेक्स्ट के अंदर हमें ले जाने का प्रयास करता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है वही हम पढ़ने वाले हैं। अब तो मुझे शायद बोलने की भी जरूरत नहीं है कि टीका का महत्व क्या है, क्योंकि वो उसका निरुक्ति ही उसको सीधा बता दी। सो अब हमारा काम रहेगा कि we'll take some examples and see how exactly the टीका helps in understanding the संहिता। यहाँ पर मैंने दो शब्द डाला है, एक है अवबोध और सेकंड है अनुष्ठान। सो देयर आर 3 टर्म्स, एक है पाठ, सेकंड होता है अवबोध, थर्ड इज कॉल्ड एज अनुष्ठान। सो पाठ, अवबोध, अनुष्ठान। सबसे पहले कोई भी संहिता पढ़ने से पहले और द फर्स्ट स्टेप इज पाठ। चाहे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इनिशियली वी हैव टू रिसाइट। आप उसको चाहे 10 बार चांटिंग कर दीजिए या 10-20 टाइम्स, इनिशियल हैज टू बी पाठ। सो द उच्चारण हैज टू बी 100% राइट। हालांकि आज के दिन में मेरा भी प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं अच्छे से पाठ करने से वो सुधर जाएगा। सो इनिशियली द पाठ। सेकंड वन इज अवबोध। व्हेन वी टेल एनी लाइन 10 to 20 टाइम्स, अपने आप कुछ चीजें समझ में आ ही जाता है। 10 to 20% फर्स्ट टाइम आया होगा। व्हेन वी रिसाइट 20th टाइम वी मे गेट सम 50% मीनिंग। इफ यू आर रिसाइटिंग इट फॉर 100 टाइम्स, हो सकता है कि पूरा अर्थ विदाउट सीइंग हिंदी या इंग्लिश बुक भी हमें समझ में आ जाए। तो इसको हम कहते हैं अवबोध। अवबोध का मतलब है समझना, उसका विषय को ग्रहण करना। एंड लेटर इट इज अनुष्ठान। एक बार हमारे दिमाग में वो आ गया
व्हाट आचार्य वांट्स टू टेल, कहीं ना कहीं हमें उसको अप्लाई करना है. इफ यू आर नॉट अप्लाइंग इट इन अ रियल लाइफ, वो नुकसान है. इफ आई एम रिसाइटिंग 100 श्लोक, अगर मैं कल उसको यूज नहीं करूंगा, फिर वो 100 श्लोक का कोई वैल्यू नहीं. कोई भी मुझे प्रशंसा करे, कुछ भी करे, अल्टीमेटली अनुष्ठान तक अगर हम नहीं ले जाएंगे, उसका यूसेज एकदम जीरो है. उससे अच्छा तो कोई दूसरा काम करके हम थोड़ा और फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आते. तो ये मुझे लगता है आयुर्वेद के फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट है. जो भी श्लोक हम कहते हैं, इट हैज टू बी यूज्ड अनुष्ठान, इवन फॉर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ पीजी स्कॉलर्स भी हैं, कुछ यूजीस भी होंगे. तो कहीं ना कहीं आगे जाके जब हम यूजी स्कॉलर्स या इंटर्नीस या पीजी स्कॉलर्स को भी गाइड करेंगे, वी हैव टू मेक श्योर कि कम से कम 90% जो श्लोक हम याद करने के लिए बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज में आना चाहिए. इफ यू फील कि वो सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थॉट को एक्सप्रेस करता है, और इफ इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो श्लोक नहीं आने से भी चल जाता, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू अवॉइड सच थिंग. ऑफ कोर्स एग्जाम की दृष्टि से कुछ श्लोक तो आ ही जाते हैं जो हाईली थियोरेटिकल होते हैं. दैट इज वाई मैं 10% को वहां पर कंसिडर नहीं किया. कुछ तो एग्जाम के लिए चाहिए, बट एज फार एज पॉसिबल अनुष्ठान के लिए हमें श्लोक का इस्तेमाल करना आना चाहिए. वही है यहाँ पर अवबोध और अनुष्ठान. सो टीका को भी हम समझ के अनुष्ठान में ले आ सकते हैं. जो भी विषय है संहिता का, वो कैसे होगा हम देखेंगे. तो द उद्देश्य ये रेफर्स टू द इनिशियल संक्षेप विचार, संक्षेप वचनम. कोई भी चीज विस्तार से बोलने से पहले उसका एक रूपरेखा दिया जाता है. सो विच इज कॉल्ड एज उद्देश्य तंत्र युक्ति. सो कोई भी टेक्स्ट लिखने से पहले हम तंत्र युक्ति को अपनाते. वी हैव टू यूज तंत्र युक्ति एंड देन स्टार्ट राइटिंग द बुक. सिमिलरली व्हेनेवर वी आर गिविंग सम लेक्चर और एनीथिंग, वी हैव टू मेक सम उद्देश्य पहले हमें क्लियर करना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है उनको समझ में आ जाए कि ये क्या बोलने वाला है और किस दिशा से लेक्चर जाने वाला है. सो इन दैट वे अगर आप इसको इंडेक्स मानेंगे, सो टुडे विल सी इनिशियली अबाउट चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी. सो दिस इज इंडियन ट्रेडिशन. सबसे पहले हम जो व्यक्ति के बारे में या जिसके काम देखने के लिए जा रहे हैं या उसका काम के बारे में बात करेंगे, व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है. बिकॉज बाई हैविंग अ नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्वियसली सुनने का जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है. लिसनिंग कैपेसिटी विल ऑब्वियसली इंक्रीज, बिकॉज कहीं ना कुछ अच्छा ही किए होंगे, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन हैज रीच दैट स्टेज. जैसे चक्रपाणी का टीका अगर लिखना है, इसका मतलब चक्रपाणी बहुत ही अच्छा व्यक्ति तो जरूर है, बहुत ही विद्वान आदमी तो थे ही, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जाने से और रेस्पेक्ट बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली चक्रपाणी का विषय पढ़ने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा. सेकंड विल बी व्याकरण. हाउ दी चक्रपाणी व्याख्या विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द ग्रामर और यू कैन से ग्रामर को समझने के बाद वो हमें कैसे मदद करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग संहिता. सो व्याकरण के विचार भी हमें यहाँ पर देखने लायक है. और देन संहिता विषय वस्तु व्यवस्था युक्ति संगति. सो व्हाई द टेक्स्ट इज रिटन इन दिस एग्जैक्ट ऑर्डर की बात अगर हम करेंगे, वहां पर भी हमें टीकाओं का बहुत सारे हेल्प मिल जाते हैं. एंड मेनी ऑफ द ट्रांसलेशंस, मुश्किल वाले शब्द हो सकते हैं या जो हम रेगुलरली यूज नहीं करते, अरूढ़ी, इस तरह से अनेक शब्दों का अर्थ भी डायरेक्टली कमेंट्रीज में देखने को मिलेगा. एंड देन संदर्भानुसार शब्दानाम है. कई बार हमें एक शब्द का अर्थ तो पता होता है, बट अल्टीमेटली इन वन कॉन्टेक्स्ट इट हैज सम डिफरेंट मीनिंग, इन अदर कॉन्टेक्स्ट इट हैज अदर मीनिंग. सो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा अर्थ हमें लेना चाहिए, वो भी चक्रपाणी का व्याख्या के साथ हम कुछ उदाहरण देखेंगे. एंड देन नॉट ओनली दिस, हेतुलिंग औषध, सारे कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स इन द सेंस द्रव्य, वहां पर भी चक्रपाणी का रोल है. ऐसे ही अन्य टीकाकारों का भी रोल है. एंड देन प्रतिज्ञाया अपदेश, जो भी आचार्य कहते हैं, प्रतिज्ञा एक जो भी वाक्य कहते हैं, सो उसके लिए कहीं ना कहीं रीजंस हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, नॉट डायरेक्टली टोल्ड बाय आचार्य चरक और सुचिता एक्सेट्रा, बट कहीं ना कहीं उसका रीजंस जो है वी कैन गेट फ्रॉम द कमेंट्रीज. उसको भी हम देखेंगे. तत्वानाम युक्तियुक्त विचार. देन पूर्व पक्षस्य उत्तरम निर्णय. जब भी आप एक लाइन पढ़ते हैं, यू विल गेट सम डाउट्स इन योर माइंड. आचार्य चरक ने फर्स्ट चैप्टर में ऐसे बताए थे, लेकिन जब यहां आते हैं तो इस तरह से बता रहे, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहे हैं, इस तरह से कई बार विचार आता है. सो दैट इज कॉल्ड एज पूर्व पक्ष. सो दैट पूर्व पक्ष शुड बी क्लैरिफाइड, उसको हम कहते हैं निर्णय. सो कई बार आचार्य चक्रपाणी जो है उसको यूज किए, विल सी दैट विद एग्जांपल्स. एंड चक्रपाणी टीका में बहुत सारे न्यायों का भी वर्णन आता है. न्याय, लौकिक न्याय, जो आम लैंग्वेज में इजीली समझ में आ जाता है, उसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे शास्त्र में, तो विषय और इजीली समझ में आ जाएगा. इवन त्रिविध बुद्धि शिष्य होना जरूरी है. पांडुलिपि विज्ञान, नॉट ओनली दिस, इवन दी मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स और ऑल्सो
लाइक समवेयर अवेलेबल विथ टीका। टीका पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं पांडुलिपि के बारे में भी कुछ ना कुछ वर्णन मिल जाता है कि चरक संहिता का ओरिजिनल वर्जन क्या हो सकता है, क्या कोई लाइन एक्स्ट्रा आ गया, क्या कोई शब्द यहाँ पर मिसिंग है। ये सारी चीज कहीं ना कहीं टीका पढ़ने के बाद भी आइडिया लगता है। विल सी सम एग्जांपल्स। नॉट ओनली दिस टेक्स्ट, आज के दिन में हम एक ही डिग्री पूरी करने के लिए इतना मुश्किल मतलब हमें इतना मुश्किल लगता है, बट दीज पीपल हु हैव रिटन दिस टीका दे आर नॉट ओनली एक्सपर्ट्स इन वन फील्ड, वो बहुत अन्य शास्त्रों में भी विद्वान थे, जैसे छंद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र, इनके भी उल्लेख हमें यही टेक्स्ट में देखने को मिलता है। एंड उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे कि हमें बहुत अन्य शास्त्र का ज्ञान क्यों होना चाहिए। समटाइम्स वी वंडर व्हाई पदार्थ विज्ञान इज केप्ट इन द फर्स्ट ईयर। कुछ लोग तो लास्ट तक भी यही बोलते जाते हैं कि पदार्थ विज्ञान एक बेकार सब्जेक्ट था, उसको पहले ही रखा गया था। रीजन उनकी बात भी सही है, शायद हो सकता है जो गाइडेंस टीचर के द्वारा मिलना चाहिए, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहिए था, शायद वहां नहीं गए होंगे, एग्जाम के चक्कर में खत्म किए होंगे, अलग अलग रीजन हो सकता है। नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट अल्टीमेटली ये जो परतंत्रावलोकन की बात है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। एंड हाउ इट विल बी, विल सी सम एग्जांपल्स फ्रॉम चक्रपाणि। अन्य प्रयोजन, इसको हम आज के दिन में मिसलेनियस के नाम से जानते हैं। इतना तो हो ही गया मेन हेडलाइन, इनके अलावा और कुछ है तो उसको हम लास्ट में देखेंगे। सो ये उद्देश्य है। तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, मेजर मेरा जो कहने का टॉपिक्स है उसको मैंने संक्षेप रूप में आपके सामने रख दिया। अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो इनिशियली विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, आचार्य चक्रपाणि का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एंड व्हाट अबाउट हिज पर्सनालिटी एंड व्हाट आर द अदर लिटरेचर रिटन बाय और गिवन बाय चक्रपाणि, ये सबसे पहले हमें देखना है। तो जैसे कि आचार्य चक्रपाणि का जो इंट्रोडक्शन है वो कोई और नहीं दे सकते, वो खुद ही देते, ये खुद ही देते। एंड दिस इज द पैटर्न इन एंशिएंट इंडिया। वो यूजुअली कोलोफोन के नाम से हम जानते हैं, वहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। हु इज द ऑथर, व्हाट इज हिज फादर्स नेम, कहां से आए, मतलब कौन से किंग के अंडर थे। कई बार डिटेल मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। सम पीपल इवन डिड नॉट राइट देयर नेम, खुद का नाम भी नहीं लिख के गए, तो दे डिड नॉट इवन वांट द क्रेडिट। आज के दिन में हम बहुत ज्यादा क्रेडिट्स के पीछे भागते हैं, बट पहले जमाने में ऐसे कुछ नहीं था। बट लकीली चक्रपाणि के बारे में 2-3 श्लोक जो है खुद ही लिखा गया मैटर हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पता चलता है। ये वाला जो श्लोक जो है, नरदत्त गुरुदिष्ट चरकार्तानुगामिनी क्रियते चक्रदत्तेन टीका आयुर्वेद दीपिका। तो ये एक पॉइंट है जो हमें चरक संहिता में ही देखने को मिलता है। एंड ये जो सेकंड वाला लाइन जो है, सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, ये भी हमें देखने को मिलता है। गौड़ हनिनाथ रसवत्ती अधिकारी पात्र नारायण से तनवः सुनयो अंतरंगात, ये आप देख रहे हैं। सो सेम श्लोक इज इवन अवेलेबल इन चक्रदत्त। चक्रदत्त भी चक्रपाणि दत्त के द्वारा ही रचाया गया है। एंड बोथ ऑफ दिस श्लोक आर इवन अवेलेबल इन दैट बुक। तो क्लियर है कि श्लोक सही है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। चरक संहिता में भी अवेलेबल है कमेंट्री में, एंड चक्रदत्त जो खुद के बुक है वहां पर भी अवेलेबल। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्णों को या कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है विथ रेड कलर। सो हियर वी कैन सी सम पीपल नेम या सम प्लेस नेम। यहां पर हम एक एक देखेंगे, जैसे नरदत्त गुरु। तो वन थिंग इज हियर, द गुरु ऑफ चक्रपाणि इज नरदत्त। एक नाम तो हमें क्लियर हो गया, द टीचर ऑफ चक्रपाणि इज नरदत्त। इस श्लोक में हमें बहुत सारे मैटर देखने को मिलता है। वन इज गौड़ाधिनाथ, गौड़ अधिनाथ, अधिनाथ, अधिनाथ ये रेफर्स टू द सुप्रीम पावर। सो उस दिन में जो सुप्रीम पावर होते थे, दैट इज नथिंग बट किंग। जो किंग्स होते थे वही सुप्रीम पावर होते थे। सो गौड़ देश, वी कैन कंसिडर इट एज गौड़ देश। सो द चक्रपाणि बिलोंग्स टू समथिंग लाइक गौड़ देश। अब गौड़ देश क्या हो सकता है हम देखेंगे बाद में। देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड नारायण, नारायण। सो नारायण, एंड उसके बाद जो है तनयः, तनयः ये रेफर्स टू द सन, द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, सन की बात हो रही। सो दिस शुड बी द फादर। तो ये फादर हो सकता है, नारायण ये शुड बी द फादर। सो देन देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड एज बानोह अनु, बानोह अनु। अनु का मतलब है बाद में, जैसे अनुमान वगैरह शब्द आप पहले से जानते हैं। अनु रेफर्स टू पश्चात, बानोह अनु। सो भानुदत्त, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड भानुदत्त। सो अनु रेफर्स टू लेटर, उनके बाद। सो भानुदत्त कुड बी द ब्रदर ऑफ चक्रपाणि, एल्डर ब्रदर हो सकते। एंड आगे जाके हम पढ़ेंगे प्रतित लोद्रवली कुलीना, ये इनका जो फैमिली नाम है ये हो सकता है। तो ठीक है, ये तो फैमिली नाम से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, बट सम पीपल्स ने वी आर एबल टू सी। सो यहाँ पर एक शब्द है और एक अंतरंगात।
Antaranga is a word which was used for Vaidya, especially Vaidya who are working under the king, yeah, who are taking care of the king. जो राज्य वैद्य के नाम से हम आज जानते हैं, so they were used to be called by the name of Antaranga. Earlier एक designation था, एक तरह से एक पद बोल सकते हैं, अंतरंग. So here Gauda Pradesha king. So like that we can see. And there is another interesting thing. यहाँ पर एक शब्द है रसवती, रसवती अधिकारी. So रसवती अधिकारी, रसा ये refers to cooking. यहाँ पर जो cooking की बात होती है वो है. अधिकारी refers to the person who is in charge of the same. So in this particular period of that Gauda Desha, this particular Narayana, who is supposed to be the head of the cooking, the kitchen staff के head हो सकते हैं वो पहले भी कुक रहे होंगे, लेकिन बाद में शायद उनका प्रमोशन होते होते अल्टीमेटली एक सुपरवाइजर का पोस्ट मिला होगा. सो यहाँ पर सुपरवाइजर की बात हो रही. यू माइट हैव लिसन्ड मेनी टाइम्स दैट चक्रपाणी वाज अ कुक. आपने बहुत बार सुने होंगे चक्रपाणी एक कुक थे, खुद खाना पकाना जानते थे. एक तरह से खाना पकाना मतलब वो सब जानते, बट एज ए प्रोफेशन कुछ लोग बोलते हैं कि चक्रपाणी कुक थे. बट इस श्लोक को पढ़ने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली हमें चक्रपाणी का कुक प्रोफेशन के बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, बट his father Narayana could be the one who is the cook. And इसके बाद बानु दत्ता is one of the son of Narayana. ये भी एक राजवैद्य थे. एंड उसके बाद के जो सेकंड ब्रदर है वो चक्रपाणी है, वो भी राजवैद्य थे. एंड चक्रपाणी का जो गुरु है वो नरदत्त है. इस तरह से हमें ये सारे मैटर देखने को मिलता है. आज के दिन के जो कोलकाता या बंगाल एरिया आप देख सकते हैं, नॉट ओनली कोलकाता बंगाल, इवन दी एक्सटेंडेड वर्जन, यहाँ पर सारे जो अखंड भारत के नाम से हम जानते हैं, तो इस सारे पार्ट जो है पाला एम्पायर के नाम से जाना जाता है, पाला एम्पायर. सो ये जो गौड़ा देश यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट कुड बी दिस एरिया इन दी एंशिएंट इंडियन मैप. सो पाला एम्पायर. सो प्रोबेबली यहाँ पर आप देख सकते हैं गौड़ा करके एक जगह भी है, तो शायद यहाँ पर वो रहते थे. सो टू बी स्पेसिफिक वो वेस्ट बंगाल रीजन में है, बट द पाला एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड up to this area. तो ये सारे इंफॉर्मेशन मैं कहां से बोल रहा हूं? So this is given by आचार्य प्रियव्रत शर्मा. So प्रियव्रत शर्मा in this Chakradatta as a संपादक, he has given some his own version, some of his thoughts he has given. आपको पता है पीवी शर्मा जी ने अच्छे से इतिहास की बुक भी लिखे हैं. So in this explanation he is giving some points. So here he is saying ये जो पाला डायनेस्टी था, यहाँ पर जो पाला डायनेस्टी का बात आई वो भी वही से मैंने लिया है. So the first king was Nayapala. Nayapala was the first king, and जो चक्रपाणी के टाइम के जो किंग थे वो डिफरेंट थे. He is considered as other person. तो ये सारे पैटर्न जो है आप पढ़ सकते हैं. You can see this matter. And even प्रियव्रत शर्मा जी जो है वो शिवदास सेन कमेंट्री से ये सारे लिखे हैं. आसीदिति शिवदासेन स्ववैख्यातः, मतलब वो भी अपने हिसाब से सब कुछ भी नहीं डाले. Even he has taken some references from other commentaries. So ये हमें देखने को मिल रहा है. तो अगर हम इसको एक इमेजिन करेंगे तो ये एक नयापाल देश है, एक एरिया है, आई मीन द किंग है, दिस गौड़ा देश. नयापाल वाज द फर्स्ट किंग. सो नारायण कुड बी द चीफ इन चार्ज ऑफ द किचन, ये हो सकता है, जैसे राजवैद्य के नाम से हम जानते हैं. सॉरी, द राज दैट इज इन रिलेशन टू कुक के लिए एक शब्द था, तो पाकज्ञ या जो भी आप बोलना चाहते हैं. भानुदत्त द डायरेक्ट किंग, आई मीन डायरेक्ट वैद्य ऑफ दिस पर्टिकुलर किंग. चक्रपाणी शायद उस टाइम इनके साथ रहते थे, बट नॉट डायरेक्टली वैद्य. बट लेटर चक्रपाणी बिकेम द राजवैद्य अंडर नेक्स्ट किंग दैट इज कॉल्ड एज रामपाल. रामपाल के अंडर ये वैद्य रहे, एंड इनके जो गुरु थे वो नारदत्त है. तो इतने सारे कहानी बोलने के पीछे रीजन यही था कि ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए. एंड विजुअली ये और अच्छा दिखता है, एक तरह से एआई जनरेटेड है, ये आप देख रहे हैं, दिस आर ऑल एआई जनरेटेड, बट हमें इजिली याद भी हो जाता है. So basically ये आयुर्वेद की इतिहास की जो बुक्स हैं ऐसे होना चाहिए. So then only we'll get to know how rich our history was. अभी इतने सारी चीज बोलने के बाद डेफिनेटली आपको चक्रपाणी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं. उनके जो मैटर है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एक तरह से आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा. इन द सेम वे यू विल गेट बैक व्हाटएवर इज सपोज्ड टू बी गॉट फ्रॉम द बुक. एक बुक का स्पेशलिटी, जितना आप रेस्पेक्ट देते हैं एक बुक को, उतना ही इंफॉर्मेशन उससे हमें मिलता है. अगर आपने कोई बुक को रेस्पेक्ट नहीं दिए, उससे जो मिलना चाहिए वो भी कम मिलता है. सो दिस इज डायरेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उस तरह से. सो चक्रपाणी भी जब हम अपना कमेंट्री लिखते हैं, उनके व्यक्तित्व इसमें हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज पर्सनालिटी ऑफ दैट चक्रपाणी एज अ टीकाकार.
ये बोल रहे कि यू हैव लिसन टू सो मेनी ऑफ योर एक्सपर्ट टीचर्स, आपने पहले ही काफी सारी चीजें सुन चुके हैं, एंड यू हैव बीन बॉम्बार्डेड विद सो मेनी थॉट्स ऑलरेडी बाय द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन जब आप मेरा ये व्याख्या पढ़ेंगे, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी आपको कुछ नया मिला, रस प्रकाशन, समथिंग विच इज यूनिक, समथिंग आपको काम में आ सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी कभी कभी क्वापी खाना, हाँ थोड़ा बहुत आपको अगर सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है, तो कम से कम उस विषय को आप अपने कानों में डालिए या उसको कान में डालने लायक बना दीजिए। सो इस तरह से इनका व्याख्या शुरू होता है। द एंटायर कॉमेंट्री ऑफ चक्रपाणी विल नॉट सेटिस्फाई द सेम अमाउंट ऑफ वर्क एज दैट ऑफ योर टीचर। जैसे पयोदा ये रेफर्स टू द क्लाउड्स, जिस तरह से क्लाउड का जो एक बूंद पानी है, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द सागर पयसा, सो द एंटायर ओशन। सिमिलरली ये कह रहे हैं कि मेरा भी विषय ऐसे ही है, मेरा भी विषय एक क्लाउड जैसे ही है, आपका विचार ऑलरेडी ओशन बन चुका है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं अगर उसमें अच्छी चीज दिख रहा है या कुछ नया पॉइंट दिख रहा है, उसको आप ग्रहण कीजिए। इस तरह से इनका व्याख्या शुरू होता है। तो इसी से पता चलता है कि चक्रपाणी का जो व्यक्तित्व है वो कितना अच्छा था। एंड उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो चक्रपाणी के बारे में तो बोलने के लिए बहुत है, लेकिन इतना अच्छे होने के बाद भी इतना ग्राउंड टू अर्थ होना आज के दिन में मुश्किल है, लेकिन उस टाइम ऐसे रहते थे, तो इसको हमें अपनाना चाहिए। ये सारे चीज जो है कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी के अंदर आ जाना चाहिए। सो ही हैज रिटन सो मेनी अदर बुक्स, ये हमें पहले ही पता है, सो ये हिस्टोरिकल पार्ट में नहीं जा रहा। सो दीज आर ऑल टेकन फ्रॉम सेम, ये वही बुक है चक्रदत्ता, सो वहां से मैंने लिए। सो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट सभी हो गए। सो कोई भी इंडियन ट्रेडिशन में सबसे पहले, जैसे मैडम ने स्पीकर के बारे में 1-2 मिनट तो लेते ही है ताकि लोगों को पता चले कि वो किसको सुन रहे हैं। सो सिमिलरली हियर फॉर दिस व्याख्या वी हैव टेकन चक्रपाणी एज द कैरेक्टर, एज द हीरो इस चैप्टर के लिए, इस मूवी के लिए, तो उनका एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एक्चुअल टॉपिक पे। सो व्याकरण विचार, सो व्याकरण विचार। सो नाउ चक्रपाणी के आसपास कौन कौन थे आप जानते हैं? एक अपने फादर थे जो कुक थे। सो डेफिनेटली वेरेवर चक्रपाणी कमेंट्स समथिंग अबाउट द फूड, इट कुड बी चतुर्विंशति स्नेह प्रविचारण हो सकता है, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू लंघन ब्रह्मणी अध्याय। आप अच्छे से देखिए, वहां पर कहीं ना कहीं आपको यवागु भी हो सकता है, 28 अष्टविंशति यवागु। चक्रपाणी's व्याख्या विल ऑलवेज गिव यू सम हिंट्स टुवर्ड्स हाउ टू प्रिपेयर दैट फूड। अब आपको आइडिया मिल गया वो कहां से मिल रहा है, बिकॉज ही इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम अ फैमिली हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद समथिंग रिलेटेड टू किचन, वो भी वैद्य राज वैद्य के अंडर, सो भी राज्य के अंडर डायरेक्टली। सो कितना अच्छे से उन्होंने सीखे होंगे स्पेशली पाकशास्त्र, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। तो व्याकरण के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो धातु के बारे में, उपसर्ग के बारे में, अन्य कोई भी व्याकरण के विषय हमें डायरेक्टली चक्रपाणी में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल विल टेक वन एग्जाम्पल, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां कहां पर हमें कुछ धातुओं के एक्सप्लेनेशन मिलता है, ऐसे ही अन्य व्याकरण दृष्टि से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रीड आयुर्वेद, सो आयुर्वेद शब्द के व्युत्पत्ति जगह जब आपको समझना है तो यू विल गो विथ आयु शब्द एंड विद। सो विद धातु से वेद शब्द का व्युत्पत्ति हुआ है, विद। सो विद धातु का अर्थ है ज्ञान। सो विद धातु represents the knowledge. So vidu dhatuscha, vida dhatuscha iha ज्ञानार्थ एव विपरीतः। So this is the commentary, ये मूल सूत्र है, this is the commentary. So when you read चक्रपाणी commentary, हमें सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, but wherever you feel you require some that information in your future, तो उसको हमें वहां पर पकड़ना चाहिए, उसको अंडरलाइन करके रखना चाहिए। तो इस तरह से हमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स मिलता है धातु। वैसे ही उपसर्ग के संदर्भ में, फॉर एग्जाम्पल अथातो दीर्घंजीविति अध्याय व्याख्या से पहला ही श्लोक, जो ग्रंथ का पहला ही श्लोक जो है, वहां पर काफी सारे व्याकरण के विषय में देखने को मिलता है। वन ऑफ देम इज उपसर्ग। सो उपसर्ग के जो पाणिनीय सूत्र है वो भी चक्रपाणी कोट करते हैं। उपसर्गा क्रिया योगे, पाणिनीय अध्याय फर्स्ट चैप्टर, वो इसमें 4th सब चैप्टर एंड उसमें सूत्र नंबर 59। सो पाणिनीय अष्टाध्याय में हमें ऐसे देखने को मिलता है 1/4/59। जैसे अमर कोश में भी 3 रेफरेंसेस देखने को मिलता है, 1 सब पार्ट एंड सूत्र। सिमिलरली हियर आल्सो, सो व्हिच सेज दैट चक्रपाणी एट द बेस ऑफ पाणिनी। पाणिनी के बेस जो है चक्रपाणी को बहुत अच्छे से आता था, whereas चरक संहिता may not have followed exactly the पाणिनी। ये हो सकता है पाणिनी का ग्रामर चरक संहिता के बाद आया होगा, और पीपल ऑफ दैट एरा may not have डायरेक्ट रेफरेंस और एक्सेस टू पाणिनीय सूत्र। तो कई बार ऐसे होता है, बट कई बार पाणिनी के सूत्र जो है यहाँ पर मैच हो जाता है। सो वन ऑफ देम इज दिस उपसर्गाः क्रिया योगे।
तो यहाँ पर आंग उपसर्ग के बारे में ये बोल रहे हैं। सो यहाँ पर जो व्याख्यास्यामः वी प्लस आख्यास्यामः, यहाँ पर एक उपसर्ग है दैट इज आंग। आंग उपसर्ग के बारे में ये बोल रहे हैं एंड इज गिविंग सम अदर एग्जांपल लाइक आ समुद्र रक्षिति, आ समुद्र क्षितीशानाम, आ पाटलिपुत्राद वृष्ठो देवो देवः। इस तरह से रघुवंश के भी यहाँ पर रेफरेंस देखने को मिल रहा है। तो दिस इज शोइंग इज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नॉट ओनली इन आयुर्वेद बट ऑल्सो इन अदर शास्त्र। अदर शास्त्र का भी मैटर उठा के यहाँ पर डालना और उस तरह से लोगों को समझाना, बिकॉज दीज आर सम वेल नोन टेक्स्ट। लगता है कि लोगों को पहले ही पता है, अगर पहले ही पता हुआ कोई मैटर हमें मिलता है सो इजिली वी कैन अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज उदाहरण, जिसको हम निदर्शन के नाम से जानते हैं। सो दिस कैन बी टेकन एज निदर्शन। यहाँ पर निदर्शन के द्वारा बहुत सारे उपसर्ग का अर्थ भी समझा रहे हैं एंड कौन सा उपसर्ग है वो भी बता रहे हैं। एंड देन प्रत्यय, नॉट ओनली उपसर्ग, सो मेनी प्लेसेस यूजेस ही टेल्स अस प्रत्यय। एंड प्रत्यय के बारे में जब भी वो बोलते हैं सो इट गिव्स अस सम ऑलवेज इनसाइट्स अबाउट दैट सूत्र। फॉर एग्जांपल नित्यम सन्निहितम सन्निहिताम इतम इतम होना चाहिए था, समीक्षा आत्मवान आत्मवान, समीक्षा आत्मवान। सो यहाँ पर मिस्टेक है, आत्मवान होना चाहिए था। सो यहाँ पर आत्मवान शब्द में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है। सो मतुप प्रत्यय लगा हुआ है, सो विच मीन्स अस्य इति। मतुप प्रत्यय का अर्थ होता है अस्य इति। जैसे फॉर एग्जांपल धनवान, द वन विद द मनी, स्मृतिवान स्मृतिमान, द वन विद द मेमोरी, जो इनके साथ है उस तरह से अर्थ में यहां मतुप प्रत्यय का यूज होता है। सो यार आत्मवान, द पर्सन हु हैज दिस डैश डैश डैश, वो ऐसे नहीं होगा या ऐसे होगा, इस तरह से अर्थ में हमें आता है। सो अगेन वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, व्याकरण को हमें कैसे यहां पर अप्लाई करना है वो हमें चक्रपाणी के वाक्य के द्वारा जरूर पता चल रहा है। जैसे अन्यतमम, अन्यतमम यहां पर भी आप देख सकते हैं तम, तमप प्रत्यय। सो तमप प्रत्यय ऑलवेज सुपरलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है, स्वार्थिकः। एंड देन आसिक्त क्षीरकम, उसमें भी एक डक प्रत्यय करके है, क प्रत्यय करके है। सो यहाँ पर दो प्रत्यय में कौन सा लगाना है वो भी ये कह रहा है। हालांकि मैं डायरेक्टली व्याकरण के विषय में नहीं जा रहा हूं बिकॉज द डिस्कशन विल गो डिफरेंट एंगल, बट आई एम शोइंग यू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड, कोई भी कमेंट्री आप पढ़ रहे हो, सो व्हेनेवर यू गेट सम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रुक के देख लीजिए, बिकॉज इट रिपीट्स मल्टीपल बार। ये एक बार आप पढ़ लिए तो अपने आप नेक्स्ट टाइम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप अथा तो अर्थे दशा महामूल्य अध्यायम। सो ये जो ईय शब्द है, ईय, जैसे दीर्घजीवित ईय, देन यू हैव दी सो मेनी चैप्टर्स। आयुष्कामीय हो सकता है, रोग अनुत्पादनीय हो सकता है, अपमात्रणीय हो सकता है। इफ यू टेक शारीर स्थान, देयर यू हैव डिफरेंट चैप्टर्स, शारीर संख्या शारीर। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरह से चैप्टर का नाम एंड होता है। सो वेरेवर इट एंड, ये बेसिकली छ प्रत्यय कहा जाता है, छ प्रत्यय। सो जब छ प्रत्यय लगता है तो वहां पर ईय ऐड हो जाता है। सो आयुष्काम प्लस छ प्रत्यय आयुष्कामीय, रोगानुत्पादन प्लस छ प्रत्यय रोगानुत्पादनीय, द्रव्य विज्ञानीय, द्रव्यादि विज्ञानीय, रसभेदीय, और एनी चैप्टर यू टेक, ज्यादातर अध्यायों में छ प्रत्यय लगा हुआ है। अगेन इसका मीनिंग वही है जो मतु प्रत्यय में हमने देखे थे, सेम मीनिंग अस्य अस्ति। द चैप्टर which deals about this is this, the chapter which deals with this topic is this, उस तरह के अर्थ में आता है, ये छ प्रत्यय कहलाता है। बट कई बार हमें वो ये देखने को भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल कुड्डा का चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, नेक्स्ट वापस शुरू हो गया, तीसरा ईशणीय, वात कलाकलीय, वापस शुरू हो गया। बट सम चैप्टर्स वी डू नॉट हैव दिस, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, वी डोंट हैव। सो यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा जिसकी वजह से वो ये प्रत्यय नहीं लग रहा है, ये छ प्रत्यय नहीं लग रहा है, वो भी चक्रपाणी ही बोलते हैं। तो चक्रपाणी इस सूत्र के आधार पे बोलते हैं कि हमें हर जगह छ प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है, इवन इफ यू लीव इट आउट दैट इज ओके। उस तरह से एक सूत्र को यहाँ पर कोट करते हैं, वो भी पाणिनि के ही सूत्र है। सो विच गिव्स अस एन आइडिया कि कैसे क्यों लिखा गया। सो सेम थिंग इज हियर, ग्रामेटिकल पार्ट। सो निरुक्ति, निरुक्ति भी टेक्स्ट में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्पीक अबाउट आदान काल विसर्ग काल, इससे अच्छा निरुक्ति तो हो ही नहीं सकता। इवन वी डोंट फाइंड सच काइंड ऑफ निरुक्ति इवन इन द क्लासिकल संस्कृत बुक्स जो शब्द कल्पद्रु में है या वाचस्पत्यम है, वहां पर भी हमें इस तरह के कुछ निरुक्ति देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल विसर्ग काल को हमें डिफाइन करना है विद इट्स वर्ड मीनिंग। विसृजति, जनयति, आप्यम अंशम प्राणिनाम बलम च। सो जो देता है, जो क्रिएट करता है, जनयति, किसको क्रिएट करता है या देता है? आप्यम अंशम, जो सौम्य भाव को अपनाता है या देता है।
and also praninaam balam, and also gives strength to the person. So that is called as visarga kala. Visarga काल में हमेशा हम थोड़ा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, because of this सौम्य भाव and also getting strength through the nature of the ऋतु. So आदान काल में ददाति, ददाति, क्षपयति, जिसको खींचने वाला. So ये मीनिंग आप जानते हैं. So इस तरह से निरुक्ति हमें काफी बार देखने को मिलता है, स्पेशली इन चक्रपाणी कमेंट्री. एंड व्हेनेवर यू सी सम निरुक्ति, अगर आपको लग रहा है कि उस डेफिनेशन से या उस तरह की निरुक्ति से आपका मीनिंग और अच्छे से समझ में आ रहा है, जरूर उसको हाईलाइट कर दीजिए. बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर समबडी आस्क्स आदान काला, ऐसे नहीं बोलना है कि एक ही इंग्लिश वर्ड से हमने उसको समझा दिया, ऐसे पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट यूज वन इंग्लिश वर्ड टू एक्सप्लेन वन कॉम्प्लेक्स संस्कृत वर्ड, पॉसिबल ही नहीं. वहां पर हमें निरुक्ति का हेल्प लेना चाहिए, निरुक्ति के साथ उसको समझाना चाहिए. ऐसे बहुत निरुक्ति आते हैं. एक एग्जांपल ये है. सिमिलरली रक्तपित्त एक गंभीर बीमारी है, निदान स्थान का एक प्रधान अध्याय है. बिकॉज 8 चैप्टर्स में आचार्य चरक ने एक अध्याय को रखे हैं, वो है रक्तपित्त चिकित्सा, निदान. सो रक्तपित्त इटसेल्फ इज एक तरह से क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज एग्जैक्टली रक्तपित्त. उसमें भी निरुक्ति का इस्तेमाल करते हुए आचार्य चक्रपाणी क्लियर करते कि रक्तपित्त क्या हो सकता है. बिकॉज इफ यू अप्लाई समास को अगर आप अप्लाई करेंगे, निरुक्ति करेंगे, तो रक्तयुक्तम पित्तम रक्तपित्तम, इस तरह से भी हम एक निरुक्ति निकाल सकते हैं. रक्तयुक्तम पित्तम, रक्त के साथ पित्त जो है वो रक्तपित्त है. सेकंड वाला निरुक्ति ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, रक्ते दूष्य पित्तम. सो रक्ते दूष्य पित्तम, सो दूष्य यहां पर रक्त है, उस तरह की बीमारी को हम रक्तपित्त के नाम से जानते हैं. या थर्ड निरुक्ति आप देखिए, रक्तवत पित्तम रक्तपित्तम, रक्त के जैसे पित्त जब बनता है तब हम उसको रक्तपित्त कहते हैं. सो तीनों निरुक्ति है. ये तीनों निरुक्ति को सामने रखते हुए चक्रपाणी विल क्लियर कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये निरुक्ति लेना चाहिए, ये चलेगा नहीं, दिस विल नॉट वर्क, दिस हैज टू बी टेकन. तो इस तरह से कई बार चर्चा आता है. एंड यहाँ पर जो यहाँ पर जो यूज हुआ टेक्निक है वो है निरुक्ति. निरुक्ति से ही इन्होंने समझा दिया कि रक्तपित्त क्या हो सकता है. सबसे लास्ट वाला जो है रक्तवत पित्तम रक्तपित्तम इज द मोस्ट सुटेबल निरुक्ति फॉर रक्तपित्त, जिसके वजह से मुझे रक्तपित्त के डिसीज के बारे में इवन विदाउट स्टडीइंग द एंटायर डिसीज हैव एन आइडिया कि क्या हो सकता है. सिमिलरली राजयक्ष्मा के संदर्भ में भी ये है. ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं है. सिमिलरली उपद्रवती, उपैति इति उपद्रव, जो नजदीक रहता है, जो प्रधान लक्षण के साथ साथ चलता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग द वातज ज्वर, सो वातज ज्वर के लक्षण के साथ साथ वात ज्वर के उपद्रव भी साथ साथ चलते हैं. सो इफ यू डू नॉट फॉलो पथ्य, फिर वो जो उसके साथ जो चलने वाला है वो डोमिनेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं उपद्रव. इतने इजीली उपद्रव शब्द का हमें समझने का कोशिश किया हुआ है यहाँ पर निरुक्ति के साथ. एतेन उपद्रवति व्याधि उत्पाद समीपे उपैति इति उपद्रवः इति निरुक्तः कृता भवति. सो यू नीड नॉट रिमेंबर एवरीथिंग एज इट इज. और एक बात यह है, कई बार स्टूडेंट्स इसको याद करने के चक्कर में उसको परेशानी के रूप में ले लेते हैं. आई हैव टू से एग्जैक्टली हाउ चक्रपाणी टोल्ड, ऐसे नहीं है. थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तो भी चल जाएगा. इवन इफ यू मेक योर ओन स्टेटमेंट्स, यहाँ पर जो लिखा गया है वही अर्थ आने जैसे अगर आपने कोई दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज दिस टर्मिनोलॉजी, यू शुड यूज मोर ऑफ दिस सिंपल संस्कृत वर्ड्स. जितना हो सकता है उसको संस्कृत में ही पर्याय रूप देने का कोशिश कीजिए. देन इट बिकम्स इवन मोर होमली. जब आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे, ये दूर क्यों लगता है कई बार, नॉट फॉर ऑल, फॉर सम स्टूडेंट्स, बिकॉज वी यूज आयुर्वेदा ओनली ड्यूरिंग क्लासेस. जैसे क्लास खत्म हो गया हम इसके बारे में नहीं सोचते. हम यावागु शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर कोई ग्रुएल शब्द यूज करते हैं. हम कार्मिनेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ दीपनीय. सो ये गलत है, और एक तरह से गलत इन द सेंस वी विल नॉट गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर दीपनीय शब्द. सो दीपनीय बोलने से जितना इंपैक्ट आना चाहिए उतना वहां नहीं आएगा. सो सिमिलरली ऑल द निरुक्ति एक बार आप पढ़ लीजिए, ताकि जो भी चक्रपाणी कमेंट्री, डलना कमेंट्री में है, तो उसको और अच्छे से आप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाके. सिमिलरली द शब्द दैट इज इंद्रिय शब्द का निरुक्ति पूरी तरह से पाणिनि के सूत्र से चक्रपाणी ने दिया हुआ. आप देख सकते हैं, सारी चीज आप बाद में देख सकते हैं. दिस द एंटायर सूत्र गिवन इन पाणिनि के सूत्र है, पाणिनि अध्याय 5th चैप्टर. लेकिन दिया है कहां पर है, यहां पर है, इंद्रिय स्थान में दिया हुआ है चक्रपाणी के द्वारा. अगेन समास एंड वचन, जैसे समास और वचन, यूजुअली
देयर आर टू वेज ऑफ स्टडीइंग संस्कृत ग्रामर स्पेशली फॉर अंडरस्टैंडिंग संहिता। एक होता है क्रमतः, दूसरा होता है टारगेटेड। सो क्रमतः जाने का मतलब है स्टार्ट विद द फर्स्ट पाणिनि सूत्र एंड गो इन द एग्जैक्ट ऑर्डर। सो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू अंडरस्टैंड संस्कृत ग्रामर। लेकिन दूसरा तरीका है टारगेट ओरिएंटेड। जैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं है बिकॉज वी हैव टू स्टडी वन अदर मैटर। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल सच बात है, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज वी हैव टू स्टडी अदर पॉइंट्स। हमारा सब्जेक्ट अलग अलग भी होते हैं, कंटेम्पररी साइंस के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स भी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। आज के दिन में तो कई सारी चीजें, नया पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है। So we have to be aware of that. So we don't have that much time. So we have to at least go for target oriented study. So whenever we see some word जिसका समास हमें पता नहीं है, उसको पढ़ते पढ़ते उस समास के बारे में जानना जरूरी है। Whenever you see some संधि, हो सकते हैं संधि आपको पता नहीं है, but while studying that particular word, संधि को पढ़ते हुए आगे नेक्स्ट संधि में अप्लाई कर दीजिए। So हो सकता है आपको क्रमतः पता नहीं है, but some commonly repeated grammatical aspects you will get to know. इस तरह से टारगेट ओरिएंटेड हमें पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समास के संदर्भ में आया स्वधातु वैषम्य निमित्तजाः, स्वधातु वैषम्य निमित्तजाः। तो यहाँ पर जो ज वर्ण है, इट रिप्रेजेंट्स जन्म, ओरिजिन, इट रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। सो ओरिजिनेशन ऑफ समथिंग, दैट इज अबाउट स्पीकिंग अबाउट द डिसीज। यहाँ पर विकार की बात हो रही है। सो विकार कैसे हो सकता है? स्वधातु वैषम्य निमित्तजाः। सो इट अकर्स, ओरिजिनेट्स ड्यू टू which धातु is undergoing विषमता, वृद्धि, क्षय और anything like that. So यहाँ पर निमित्तजा जो वर्ड है, it can have two meanings, मतलब दो तरह से हम इसका समास कर सकते हैं। एक है इसका एडजेक्टिव के रूप में ले सकते हैं, विकार के एडजेक्टिव में जो विकार इसके वजह से हो रहा है, that is called as कर्मधारय समास। कर्मधारय समास explains विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय। तो इस तरह से जब एडजेक्टिव और वर्ड का इस्तेमाल होता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। बट देयर इज अनदर ज, जैसे जलज, अगर मैं बोलूंगा जलज या अंबुजा, यू विल थिंक अबाउट कमला, यू विल थिंक अबाउट प्लांट में सोच रहे हैं ना, वहां से कोई जन्म लेने वाले के बारे में सोच रहे हैं। यू विल थिंक अबाउट दैट कमला। और पंकज, अगेन यू विल थिंक अबाउट कमला। सो दैट इज नथिंग बट बहुर्विही समास। उसको हम कहते हैं बहुर्विही समास, जो ना पूर्व पद को इंपॉर्टेंस देता है ना उत्तर पद को, कोई अन्य व्यक्ति को या अन्य चीज को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज कॉल्ड एज द बहुर्विही समास। सो यहाँ पर चक्रपाणी कमेंट करते हुए ये क्लियर करते हैं कि यहाँ पर निमित्तजा शब्द कर्मधारय के रूप से लेना है, ना कि बहुर्विही। यहाँ पर बहुर्विही लेने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। सो दिस हैज टू बी टेकन एज कर्मधारय समास। सो एक ही शब्द में, एक ही लाइन में दो समास के इन्होंने वर्णन कर दिए। सो बहुर्विही पक्षे तो अनर्थकम, यहाँ पर बहुर्विही लेंगे तो वो अनर्थक हो जाता है। यहाँ पर आपको लेना चाहिए कर्मधारय। सो इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं चक्रपाणी का वाक्य, इफ यू आर अवेयर ऑफ सम बेसिक्स। यहाँ पर जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत कर्मधारय पढ़ना चाहिए, फिर बहुर्विही पढ़ना चाहिए, फिर वापस आके इसको देखिए, देन यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज ट्राइंग टू टेल। सो चक्रपाणी वाक्य या कोई भी वाक्य का विशेष एक लाइन ये होता है, व्हेनेवर चक्रपाणी एक्सप्लेन समथिंग वंस, यूजुअली डज नॉट रिपीट। उसको वापस बार बार रिपीट नहीं करते हो। He thinks that okay, I have told already once, तो दोबारा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। The scholar will himself understand. इसलिए हमें शास्त्र को क्रमतः पढ़ना चाहिए। क्रमतः पढ़ने से क्या होगा? The व्याख्या also will be in according to the same pattern. आगे जाके हमें फायदा होगा। So that is also one point which we can get to know. Similarly यहाँ पर देखिए रुद्र कर्तरी। So references इतना important नहीं है। जो मैं references दिखा रहा हूँ, that is not important here. I am just showing some some examples where these points are applied. यहाँ पर भी एक समास की बात हो रही है, इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूं। वैसे और एक ग्रामेटिकल एस्पेक्ट आता है लकार। सो जैसे लकार रेफर्स टू द टेंसेस। आयुर्वेद में या सॉरी संस्कृत में 10 लकार है, 5 जो है आत्मनेपद पद के रूप से इस्तेमाल होता है एंड 5 आर यूज्ड इन परस्मयी पद। जैसे आज के दिन में सिंपल वे में बताना है तो एक्टिव वॉइस में 5 यूज होता है, पैसिव वॉइस में 5 यूज होता है। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में, एक्टिव वॉइस पास्ट, पैसिव में प्रेजेंट, पैसिव में पास्ट, पैसिव फ्यूचर। सो इस तरह से संस्कृत में 10 है। सो लकार का भी ज्ञान जो है यहाँ पर हमें होता है फॉर एग्जाम्पल, और उसके वजह से मीनिंग भी अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर अथातो दीर्घं जीविति अध्ययन व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान आत्रेय। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये जो लाइन है ये किसका लाइन है? इति अस्माः भगवान आत्रेय। ये जो लाइन लिखने वाला है ये कौन है? ये क्वेश्चन आता है। क्या है? गुरु सूत्र है। गुरु सूत्र मीन्स इज इट द लाइन्स ऑफ आत्रेय?
और इज इट दी शिष्य सूत्र, या शिष्य जो वहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं अग्निवेश, क्या उनका वह लाइन है? क्या ये एक ही सूत्र है, मीन समबडी एल्स, थर्ड पर्सन का सूत्र है? इस तरह से जो सूत्र आपने सुने होंगे, तो ये कौन सा सूत्र है? इतिहास महा भगवान आत्रेय, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आचार्य चक्रपाणी क्लियर्स दैट विथ लकार। लकार के यूटिलिटी को लेकर आचार्य चक्रपाणी क्लियर्स किए किसका हो सकता है। इसे इस लट स्मे, जहां पर भी स्मा आता है, जैसे यहां पर आप देखिए स्मा, स्मा मीन्स पास्ट टेंस। अहम गच्छामि, आई एम गोइंग, अहम गच्छामि स्म, आई वेंट। संस्कृत में सिंपल एक वर्ण है जो सेंटेंस को पास्ट बना देता है। अहम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, आई रीड द बुक, इसका मीनिंग है आई रीड द बुक। अगर मैंने बोल दिया अहम पुस्तकम पठामि स्म, इसका मीनिंग हो गया आई रेड द बुक। सो स्म जहां पर भी लगता है along with लट लकार मीन्स वर्तमान रूप, दैट सेंटेंस बिकम पास्ट, वो सेंटेंस बन जाता है पास्ट। सो ये रिसेंट पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं स्मा। स्मा जो होता है यूजुअली रिसेंट पास्ट में इस्तेमाल होता है, नॉट रिमोट पास्ट। पास्ट भी दो तरह से होता है, एक रिसेंट कल वाला, आज वाला, एक रिमोट पास्ट होता है 10 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स एगो। संस्कृत में दोनों के लिए अलग अलग कार, वन इज फॉर रिसेंट पास्ट, अदर वन इज फॉर रिमोट पास्ट। यहां पर आचार्य चक्रपाणी कहते हैं बिकॉज इट इज रिटन इन द रिसेंट पास्ट फॉर्म, ये जो स्म है रिसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो लाइन है किसका हो सकता है, इस तरह से यहां पर चर्चा आता है। दिस इज टोल्ड, दिस एक्सप्लेनेशन इज अबाउट दैट। अब मैं इसका कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि यहां पर डिस्कशन चल रहा है बेस्ड ऑन लकार, लकार के ऊपर डिस्कशन चलते हुए ये कौन सा लाइन हो सकता है, किसका सूत्र हो सकता है, ये भी क्लियर हो जाता है। सिमिलरली शब्द रूप यू विल सी दी 21 फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। आपको पता है प्रथम विभक्ति से लेके सप्तम विभक्ति, एंड देन वचन, एक द्विवचन एंड बहुवचन, देयर आर 21 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड। अगर आप 8th वाला भी कंसिडर करेंगे, हे रामा, ये वाला, वो फिर बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है, बट बेसिकली 21 है। सो यहां पर आप देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेम, व्याख्यास्यामः करके एक शब्द है, व्याख्यास्यामः। सो व्याख्यास्यामः बेसिकली इज बहुवचन रूप, वो बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होता है। बट यहां पर देखिए बहुवचन का रूप यूजुअली मल्टीपल पीपल के साथ यूज होना चाहिए, वयम करिष्यामः, वयम, वी ऑल विल डू। बट आत्रेय महर्षि के साथ भी इन्होंने बोल दिया कि व्याख्यास्यामः, आत्रेय महर्षि के द्वारा व्याख्या किया गया था। सो आत्रेय महर्षि तो एक ही है, बट वाई टू यूज बहुवचन रूप? बट इन इंडियन ट्रेडिशन, आपको पहले ही पता है, इन इंडियन ट्रेडिशन वी यूज बहुवचन रूप फॉर शोइंग रेस्पेक्ट। इवन दो टीचर में बी ओनली वन, यू यूज बहुवचन शब्द। इट कुड बी नॉट ओनली संस्कृत, इवन इन योर मदर टंग। इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में ही, शी, इट से चल जाता है irrespective of the teacher or student, anything like that. But in our regional languages, especially Indian tradition, so there we have to use बहुवचन रूपा even for a singular person to show respect. इसको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। भगवान आत्रेय शब्द जो है, ये शब्द में ही यहाँ पर भारीपन है, इसलिए हमें वहां पर बहुवचन का रूप इस्तेमाल करना चाहिए। सो सेकेंड पॉइंट इज ओवर व्याकरण रिलेटेड एस्पेक्ट। व्याकरण में मैंने काफी सारी चीज बोला होगा, आई थिंक मोर देन 80% आपको समझ में नहीं आया भी होगा। इफ यू आर एंटायरली न्यू टू दिस टॉपिक, फिर तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट जगाना उद्देश्य है। जिसको पहले थोड़ा आइडिया था उनको और क्लियर हो गया होगा, या कैसे पढ़ना है, किस दृष्टि से पढ़ना है, वो आ गया होगा। सो अलग अलग लिसनर के लिए अलग अलग यूटिलिटी है। सो नीड नॉट बी दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द सेम वे और एवरीबडी अप्लाइज इन द सेम वे। बट जब आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा इस तरह से आप ध्यान रखिए, और जब मैं भी पढ़ूंगा तो कल कोई नया चीज तो मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं कि इतना ही थे, सम एग्जांपल्स, tomorrow some new points will definitely come. So next point is related to the analysis of chapters in Samhita. वो कैसे रखा गया है? If you take any anatomy textbook, even before opening the anatomy textbook, you will know that the text will start with what do you mean by anatomy, ana का मतलब क्या है, tomy का मतलब क्या होता है. Then you, before opening the book only, you know this textbook will have the limbs, bones first. उसके बाद it will come with the other parts, that is head and the middle part of the body. You can say वर्टिब्रल कॉलम एक्सेट्रा, लास्टली हेड एंड नेक के बारे में बोला होगा। सो कैसे एक टेक्स्ट का फ्लो जाता है, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट। इफ यू टेक फिजियोलॉजी, अगेन फिजियोलॉजी में भी आपको पता है कि 6 चैप्टर होंगे,
अलग अलग सिस्टम के लिए, एंड ईच सिस्टम विल explain about one organ. So this is the usual way. There is nothing to explore there. But when you read Samhita, आपको हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पर क्यों आए, ये चैप्टर यहाँ क्यों आए, तो पहले आना चाहिए था. दिस टॉपिक शुड हैव कम हियर. हमेशा ही आता है. ये सूत्र स्थान ही पहले क्यों आए, थोड़ा बहुत उसमें लॉजिक तो चली जाता है, लेकिन निदान स्थान क्यों सेकंड आए, वही विमान स्थान, निदान में पहला ज्वर क्यों है, लास्ट वाला अपस्मार क्यों है. सो ऑल दिस विषय ऑफ संहिता कहीं ना कहीं आचार्य चक्रपाणी या अन्य जो टीकाकार है उसको क्लियर करते. इवन व्हेन यू रीड दलना कमेंट्री, यू विल नो व्हाई आचार्य सुश्रुता वेंट विथ द सेकंड चैप्टर शिष्योपनयनी, वही आचार्य सुश्रुता वेंट विथ 15 चैप्टर दोष धातु मलक क्षय वृद्धि निदान, क्षय वृद्धि विज्ञानी. उसमें भी डलना कहते हैं कि क्षय पहले क्यों आया, वृद्धि क्यों आया, सेकंड आया, वृद्धि क्षय क्यों नहीं है, क्षय वृद्धि क्यों है. तो दिस काइंड ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स होते हैं या एक फ्लो है टेक्स्ट लिखने का, वो क्यों आया, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. अल्टीमेटली कहने का मतलब है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, दैट विल बी एक्सप्लोर्ड थ्रू कमेंट्रीज. कमेंट्रीज हमें डायरेक्ट मदद करते हैं, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी एबल टू रिमेंबर द अधिकरण. अधिकरण आपको याद होता है. इफ आई आस्क यू सडनली चरक संहिता में निद्रा के बारे में कहा वर्णन आया, सो यू विल थिंक ओके निद्रा मींस इट शुड बी उपस्तंभ, कहा उपस्तंभ आया, तो दिमाग चलेगा नहीं. अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तुरंत आप बोलेंगे अष्टौ निंदितीय में आया, बिकॉज इन दैट चैप्टर स्थौल्य कार्श्य के बारे में जब निदान की बात आती है तो आहार के साथ निद्रा भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अति निद्रा से स्थौल्य होगा, अति अनिद्रा से कार्श्य होगा. सो अच्छा, निद्रा के बारे में वर्णन अष्टौ निंदितीय में आएगा. सिमिलरली इफ आई आस्क यू सडनली वेयर वी हैव द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू सम अदर टॉपिक लाइक अग्र्य प्रकरण, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने इस तरह से पढ़े तो 25th चैप्टर में आता है. बिकॉज इन दैट चैप्टर द डिस्कशन इज देयर. यज्ञ पुरुष, एक पुरुष को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चाहिए, पत्य, बेस्ट एंड द लीस्ट वन, वो सारे वहां पर लिखा हुआ. सिमिलरली अष्टांग हृदय में ये वाला पॉइंट यहां पर क्यों आया. इस तरह से आप रे के बारे में सोचिए, आपको आंसर मिलेगा कमेंट्री में. एंड व्हेन यू रीड इट फ्रॉम दैट एंगल, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट. आपको लर्निंग बाय हार्ट नहीं करना होता है. सो दैट कम्स विद द, हमें लगता है कि ये टीचर जो है श्लोक के नंबर को भी रट्टा मार के आए. समटाइम्स वी फील लाइक दैट. दे आर नॉट एक्चुअली लर्निंग बाय हार्ट. वो विषय को इतना ग्रहण कर लिए कि उनको पता है कहाँ आएगा, कौन से चैप्टर में आएगा, और कई बार इतने बार देख लिया तो श्लोक नंबर भी याद हो जाता है. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर अडॉप्टिंग दैट टॉपिक. सो वो हमें मिलता है अगेन थ्रू कमेंट्री. सम एग्जांपल्स, जैसे सूत्र स्थान के बाद वाई निदान स्थान, बिकॉज ए तो लिंग औषध. सो ये तो लिंग औषध की वजह से यहाँ पर आया. सो निदान के बाद चिकित्सा आएगा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है. एंड अगेन जब चतुष्क की बात आती है, वाई वन चतुष्क इज फॉलोड बाय द अदर. अगेन एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं. अगेन वन चैप्टर लाइक एक बुक में कैसे डिवीजन है वो भी लॉजिकल रीजन के साथ होता है. वन स्थान में एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर क्यों आता है, वो भी लॉजिकल रीजन के साथ आता है. एक ही अध्याय में अलग अलग जो प्रकरण आता है वहां पर भी कुछ कनेक्शन मिलेगा. अरे के लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया. सो हियर इज अबाउट शोथ निदान, शोथ चिकित्सा के बाद उदर श्वेतु, वही इट इज कम, वही उदर चिकित्सा हैज कम इन चरक संहिता. वही श्वेतु चिकित्सा फिर उदर चिकित्सा, बिकॉज चक्रपाणी राइट्स दोनों के बीच में एक समानता है, दैट इज उत्सेद. देयर इज कॉमन थिंग बिटवीन द टू, दैट इज स्वेलिंग. श्वेतु में भी स्वेलिंग है एंड आल्सो इन उदर. बिकॉज ऑफ दैट कॉमननेस सून आफ्टर श्वेतु उदर कम्स. अभी इसको सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे कि उदर जो है किसके बाद, उदर कम्स सून आफ्टर श्वेतु निदान, श्वेतु चिकित्सा. देन अगेन एक एक पॉइंट के बाद उपद्रव का कॉन्टेक्स्ट वहां पर क्यों आया, जैसे उपद्रव कम्स इन विसर्प चिकित्सा. सो ऑल दीज थिंग्स आप जब अगली बार पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. व्हेनेवर यू रीड समथिंग, सून आफ्टर द टॉपिक इज स्विचिंग टू सम अदर टॉपिक, कहीं ना कहीं जो बीच का लिंकिंग पार्ट है दैट विल बी गेटिंग इन द कमेंट्रीज, स्पेशली द कमेंट्रीज आफ्टर 11th century अच्छे से लिखा हुआ है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशंस. सम ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, क्लिष्ट शब्दाः which are difficult to pronounce, which are difficult to understand, what is the meaning, sometimes we get that. कई बार अरूढ़ी शब्द जो हम इस्तेमाल नहीं करते. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, धवतुः धक्का धक्की का इति लोके क्या था. सो पित्त जनानात्मज विकार में एक वर्ड आता है धवतु, धवतु. सो धवतु के संदर्भ में आचार्य चक्रपाणी बोलते हैं कि ये धक्का धक्की का, सो धक धक करके जलन होता है. सो धक धक बेसिकली एक
आम शब्द है जो लोकल पीपल यूज करते हैं टू एक्सप्लेन देयर बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं है हमारे पास, एक ही है धक्का धक्की का। और एल्स मान लीजिए सम पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर, फायर के सामने बैठे हुए जैसे सर्दी में बैठते, सो यू कीप योर हैंड्स ओवर द फायर, सो थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर है आपको फील होता है। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ओशा, ओशा ओशः। सो वोश शब्द का जब एक्सप्लेनेशन आता है वहां पर लिखा है पार्श्वस्थितेनेव वन्निना पीड़ा। सो पार्श्वस्थित आपके नजदीक, नियर बाई यू द फायर इज केप्ट, हाउ यू फील दैट टेम्परेचर, इन द सेम वे इस डिसीज में मुझे फील हो रहा है, वो जो टेम्परेचर है उस तरह से मुझे फील हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट द टेक्निकल टर्म इज ओशा, लेकिन एक्सप्लेनेशन देते हैं चक्रपाणी पार्श्वस्थितेनेव वन्निना पीड़ा। सिमिलरली सम कॉमन वर्ड्स लाइक दकदकी का और छद्मचर का मतलब क्या है, छद्मचर, छद्मचर शब्द का और सिंपल वर्ड्स क्या हो सकता है, द्रोहकार का, जो द्रोह करता है। तो इस तरह से प्रतिपत्ति का मतलब क्या है, प्रतिपत्ति मींस जट इति यथा कर्तव्यता ज्ञानम। यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म मल्टीपल टाइम्स, प्रतिपत्ति ज्ञान होना चाहिए, प्रतिपत्ति ज्ञान होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रतिपत्ति ज्ञान, यहां पर इसे जट इति यथा कर्तव्यता ज्ञानम। जट मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तुरंत, जट करके करो, ऐसे हम बोलते हैं इन लोकल टर्म्स यू माइट हैव यूज्ड जट, जट से करो। व्हाट डज इट मीन, इट मींस डू इट इमीडिएटली, फास्ट। सो प्रतिपत्ति ज्ञान का मतलब है द नॉलेज विच हेल्प्स अस टू टेक इंस्टेंट एक्शन, तुरंत हमें डिसीजन लेना चाहिए। इफ यू आर अ सर्जन, जैसे आप प्रसूति तंत्र से हैं या शल्य तंत्र से है, शालाकी तंत्र से हैं, इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोसीजर, जट इति ये वाला होना चाहिए। हालांकि फिजिशियन के पास टाइम मिलता है, फिजिशियन मेडिसिन लिख रहे हो बहुत बार सोचेगा, गलत भी हो गए तो अगले हफ्ते सही दे देगा। बट सर्जन इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, अगर वो सोच नहीं पा रहे कि अभी क्या करना है, बिकॉज ऑलवेज यू डोंट गेट द सेम ऑर्गन, आपने इंसिजन किए कोई चीज को हटाने के लिए, बट व्हेन यू इंसाइज यू डोंट सी दैट ऑर्गन, आपने कोई वेरिएशन देख लिया, एनाटॉमिकल वेरिएशन आ गया, आप नहीं बोल सकते कि मेरे टेक्स्ट में ये नहीं था, यू हैव टू टेक सम इंस्टेंट डिसीजन। सो जट इति कर्तव्यता ज्ञानम, इमीडिएटली वी हैव टू नो व्हाट वी शुड डू, ये है प्रतिपत्ति ज्ञान। सो ये तो एक वर्ड मीनिंग था, लेकिन कितने इजिली ये वर्ड का मीनिंग हमें समझ में आए। सो अरूढ़ी शब्द, क्लिष्ट शब्द, ऑल दीज आर अवेलेबल विद मीनिंग्स इन चक्रपाणी एंड अदर कमेंट्रीज। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स जैसे मैंने कहा ये आप जानते हैं पहले ही, जैसे फॉर एग्जांपल आमोद, आमोदतोष, जैसे दो टर्मिनोलॉजी फेमस है और यूजुअली अनुमान के संदर्भ में आप पढ़ते हैं इसको। हर्षम आमोदेन परीक्षेत तोषः प्रीतिम तोषेण। तो हर्ष है किसी को, वो कैसे समझ में आएगा, बाय आमोद, बाय आमोद यू एग्जामिन द हर्ष ऑफ अ पेशेंट, बाय तोष यू एनालाइज द प्रीति ऑफ अ पेशेंट। नाउ इन दोनों का मीनिंग क्या है, यहां पर चक्रपाणी बहुत अच्छे से कॉन्टेक्सचुअली बताते हैं व्हाट डू मीन बाय आमोद। नृत्य, गीत, वादित्रादि उत्सवकरणम। If somebody is dancing, if somebody is singing, if somebody is playing the musical instruments, he is enjoying some party, उत्सवकरण। फिर आप उस सिचुएशन में एंटर होते ही पता चल जाते हैं कि all these people are in हर्षः, हर्ष, ये लोग जो है हर्ष में है। So that is nothing but आमोद। आमोद refers to all these celebrations, celebrations indicate आमोद। तो अच्छे से यहाँ पर समझा दिया। वैसे ही तोषः प्रीतिम, प्रीति को तोष से समझना चाहिए। What do you mean by तोष? तोष इसे मुखनयन प्रसाद आदि, somebody sees you, अगर आप उनको पसंद है वो दूर से ही थोड़ा स्माइल दे देता है, दूर से ही एक अंगुल से एक इशारा हो जाता है, आप चले जाते। सो मुखनयन प्रसाद आदि। तो हियर दे आर नॉट डांसिंग, दे आर नॉट सिंगिंग, ऐसे कुछ यहाँ पर नहीं चल रहा है, ये तो एक फॉर्मल फंक्शन चल रहा है मान लीजिए। सो फ्रॉम अ डिस्टेंस ओनली यू आर सीइंग द पर्सन एंड यू फील दैट ओके ही इज लाइकिंग मी, इज लाइकिंग हर, लाइक दैट, आपको पता चल जाएगा। प्रीतिम तोषेण, सो दोनों शब्द का अर्थ अलग है। सो इसलिए यहाँ पर चक्रपाणी ने बहुत ही इजीली हमें कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हमें समझा दिया, संदर्भानुसार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आमोद एंड तोषः। सिमिलरली वात व्याधि के संदर्भ में एक सामान्य लक्षण आता है, शिरा प्रभृति नाम उंडनम, शिरा प्रभृति नाम उंडनम। सो उंडनम इज हैविंग अगेन टू मीनिंग्स। उंडनम इफ यू टेक anatomically each part will have different meanings. For example, केश भूमि स्फुटनम, सिंपली द स्काल्प एरिया जो है अगर वहां पर स्फुटन हो गया, क्रैक्स आ गया, एक तरह से वहां का स्किन जो है क्रैक्स के साथ है, दैट इज कॉल्ड एज शिरोउंडन। दिस इज एनाटॉमिकल मीनिंग, बट फिजियोलॉजिकल मीनिंग भी है। फिजियोलॉजिकल मीनिंग जैसे नासा उंडनम का मतलब है ग्राणनाशः, सो ग्राणनाशः। फिजियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ नासा उंडन इज, सॉरी, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ उंडन इज इंटरनल, एक तरह से
फ्रैक्चर होना, एक तरह से इंटरनली वो बोन अंदर जाना. सो शिरः उंडनम रेफर्स टू द क्रेनियल बोन गोइंग इनसाइड. Similarly, nasa undana refers to nasal bone going inside. ये सारे anatomical defect है. If you take it in the physiological context, यहाँ पर हमें physiological function बंद हो गया ऐसे मानना चाहिए. Like nasa undana refers to loss of olfactory function. ये अक्षि उंडना अक्षिविदा सह, अक्षि का function का physiological activity जो है, it may be related to eye lashes, it could be related to the eyeball. The functions are being affected. इस तरह से हमें लेना चाहिए. So both are different meanings. Anatomically different meaning है, physiologically different meaning है. So ये सारी चीजें जो है चक्रपाणी हमें संदर्भानुसार बताते हैं. उपस्थित दोष, there is another context called उपस्थित दोष. उपस्थित दोष का अर्थ क्या है? Contextual. इस context में if you take grammatical meaning, उपस्थित दोष means the one which is existing. जो यहाँ पर है उसको हम उपस्थित कहते हैं. Present, उपस्थिति, register. So that is the word present absent. But उपस्थित दोष in this context is not present or absent. यहाँ पर उपस्थित दोष का मतलब है जो कोस्ट में आ चुका है दोष, that is ready to go out, that is called as उपस्थित दोष. So here the contextual meaning is entirely different from literal meaning. So इसको हमें लेना चाहिए. So similarly अंतरपानम, अंतरपानम एक कॉन्टेक्स्ट में आता है सिद्धिस्थान में. So there meaning of अंतरपान is not to take something internally. पीने के अर्थ में नहीं है. Here अंतरपान refers to पाचनम. So संदर्भानुसार the शब्दार्थः भिन्नः भवति. That is explained by आचार्य चक्रपाणी. Very interestingly gives, and usually जब आप कोई सूत्र पढ़ते हैं, one time if you see चक्रपाणी commentary, always the meaning you get is better than the original सूत्र. हमेशा कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिलता ही है वहां पर. Similarly, what do you mean by आचार? जैसे in the context of उन्माद we have आचार विभ्रंश. So what do you mean by आचार exactly? आचार means शास्त्रकृत and शिक्षाकृत व्यवहारः. आचारः शास्त्रकृतः व्यवहारः च शिक्षाकृतः व्यवहारः. Some values we learn by default from our parents and by elders by looking into the others' lives, and some we are learning through education. So दोनों को हम आचार के नाम से जानते हैं. So vibhrama of that means the person will not follow that social norms what is necessary. So इसका meaning जो है हमें संदर्भानुसार चक्रपाणी clear करते हैं. So multiple things. You will find so many examples like that. In the context of the drugs, पथ्याहार औषधि द्रव्याणाम. So some direct examples. Direct. आपको अगर पंचाशत महाकषाय देखना है, आचार्य चक्रपाणी बहुत जगह मीनिंग्स देते हैं. This drug means this. अबीरू का मतलब ये होता है. अमोघ, अव्यता. So बहुत सारे टर्म्स आते हैं. तो चक्रपाणी simplifies them by giving their पर्याय. Or he gives some locally used word. Or some लोक प्रसिद्ध संज्ञा. लोक प्रसिद्ध. लोक प्रसिद्ध refers to the one which is well known around the world. Or else some local words. प्रादेशिक संज्ञा. Even he gives some extremely local words. I'll show you some example. आप देखिए कटवंग का मतलब होता है शोनाकः. शोनाकः. कटवंग शोनाकः. This पर्याय. चक्रपाणी's commentary. These are all. तिन्दुकः केंदु इति प्रसिद्धः. So लोग इसको केंदु के नाम से जानते हैं. अमोघा का मतलब है पाटला, और some people take it as आमलकी. कुछ लोग उसको लक्ष्मणा भी लेते हैं. So here चक्रपाणी is giving us options. चक्रपाणी यहाँ पर क्लियर नहीं है. It does not mean he is confused. No, he is giving different opinion. जो हमें चाहिए आज के दिन में हमें ऐसे ही चाहिए. Then we can have a research. इसमें हमें रिसर्च करना चाहिए. क्या अमोघा पाटला होना चाहिए, अमलकी होना चाहिए, लक्ष्मण होना चाहिए. इस तरह से जब रिसर्च होना शुरू हो जाता है आयुर्वेद में, so you can expect better results. और आज के दिन जैसे रिजल्ट हम दे दिए, हम खुद ही भूल गए, हम खुद ही थीसिस नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं होगा. So I think such kind of interesting thesis we have to take. Same drug with different synonyms. एक में आप पाटला डाल दो, एक में अमलकी डाल दो, एक में लक्ष्मण डाल दो. So all these ideas also we get from this commentaries. तो चक्रपाणी का यहाँ पर अन्य जो द्रव्य गुण से रिलेटेड स्ट्रेंथ है वो भी हमें देखने को मिल रहा है. So लज्जालु इति लोके. So समंगा बार बार टेक्स्ट में आता है. So समंगा is having different synonyms, but यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में लज्जालु के नाम से हमें लेना चाहिए. Means in this context the famous word लज्जालु के नाम से हम जानते हैं touch me not plant, तो उसको लेना चाहिए. So some commonly used words. हाँ, ये मैं आपको कह रहा था. So चक्रपाणी कुकिंग रिलेटेड जो एक्सपर्टीज है हमें हर जगह देखने को मिलता है. Whenever we take Pishitena, we have to take Rasa. So you can see like this. Multiple times you can take. Multiple examples you can find. ये हो गया द्रव्य गुण और औषध से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स. Then तत्वानाम युक्ति युक्त विचारः. Some lines of
आचार्य चरक और अदर मेन ऑथर्स, जिसका रीजन हमें पता नहीं है क्यों ऐसा कहा गया है, वो भी हमें देखने को मिलता है. दिस तंत्र युक्ति इज कॉल्ड एज अपदेश. अपदेश इज नथिंग बट वन तंत्र युक्ति. सो अपदेश तंत्र युक्ति का मतलब होता है whenever you give reason hetu for the pratigya, that is called as apadesha. Like any statement I make in this entire life, I have to have some reason. उसके बिना कोई वैल्यू नहीं है. Like if I say you have to learn this by heart, students will immediately ask why should I learn. या तो आपके पास आंसर होना चाहिए तो एग्जाम में आता है, और ऐसा आपके पास आंसर होना चाहिए ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, कुछ तो आंसर होना चाहिए. आपके प्रतिज्ञा के लिए अगर हेतु नहीं है, then that statement will not stand. That tantra yukti is called as अपदेश तंत्र युक्ति. So अपदेश तंत्र युक्ति का इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन जो है वो टीकाओं में देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आचार्य चरक इतना ही बोलते हैं कि देर आर 5 डिफरेंट कषाय योनि, देर इज नो लवण कषाय योनि. He did not explain why lavana kashaya is not possible. Hence why he did not mention. But Chakrapani इसको बहुत अच्छे से समझा देते. He explains it in a better way or with explanation, with reason why lavana tal kashaya is not possible. He says lavanam tu dravyantara संयुक्तम एव उपजायते. केवलेन लवणेन लवणानाम अपि प्रयोगः नास्ति. तो सॉरी, 2 पॉइंट है. एक लिक्विड की बात है, एक लिक्विड की बात है. केवल लवण तो कोई लेता भी नहीं है. Nobody will go to kitchen and take 10 ग्राम ऑफ लवण. भूख लग गया, मैं लवण ले लेता हूं, कोई नहीं लेता. पहली बात तो ये अट गया. सेकेंड वन, इफ यू एड दिस लवण विद सम फूड इट विल गिव टेस्ट टू दैट, इसलिए थोड़ा बहुत आप डाल देते. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट, इट मिक्सेस विथ अदर द्रव्य. ये इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं करता है. ऑलवेज इट मिक्सेस विथ अदर द्रव्य एंड डज द फंक्शन. So that is why there is no possibility of lavana kalpana. And one more point, जब भी आप कोई कल्पना करते हैं, बनाते हैं, whenever you want to call something as kalpana, it should have one common phenomena, that is शक्ति विशेष. So वो द्रव्य पहले जैसे था, if it is having the same action after some process, that is not called as kalpana. उसको हम कल्पना के नाम से नहीं जानते. It should imbibe some different properties or additional properties, जिसके वजह से उसका शक्ति बढ़ गया. So if I make use of गुडुचि as it is, the मूला, if उसको मैं चबा के गालूंगा और उसको मैं कषाय बनाऊंगा, दोनों में फर्क है. The गुडुचि कषाय is better than the गुडुचि as it is in the raw form. तो इसको हम कह सकते हैं गुडुचि कल्पना. सिमिलरली गुडुचि सत्व का कुछ अलग इंपैक्ट है, इसलिए वो कल्पना है. बट when you take लवण as it is, लवण को आप ले लीजिए, उसको पाउडर बना दीजिए, तो क्या आप लवण को इस तरह से खाने से कोई फायदा होगा? नहीं. लवण एज इट इज इन इट्स रॉ फॉर्म, या चूर्ण बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें कोई शक्ति में परिवर्तन नहीं आता है. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कल्पना. तो इस तरह से जो रीजन देते हैं, दैट मेक्स इट क्लियर व्हाई देयर इज नो लवण कल्पना. सो दिस इज द रीजन. प्रतिज्ञा ए है, हेतु इज हियर. सो प्रतिज्ञायाः हेतु वचनम, दैट इज अपदेशः. सो उस तरह से हमें टीकाओं में बहुत बार अच्छे से समझ में आ जाता है. इवन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्षा ऋतु संदर्भ में कहा गया कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल द 3 दोषा आर अंडरगोइंग प्रकोप, कुप्यन्ति पवनादयः एंड देयर इज अग्निमांद्य. सो चक्रपाणि गिव्स अस एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन व्हाई अग्निमांद्य occurs in वर्षा ऋतु. सो the only thing mentioned in Mula's grantha is in वर्षा ऋतु अग्निमांद्य occurs, in वर्षा ऋतु वाता पित्त कफ प्रकोप occurs, all the 3. But why? There is no answer. That is given by Chakrapani. So मैं अभी इसका explanation नहीं दे रहा हूं, but I am giving some hints कि where and all you will find some examples for this. Next, पूर्व पक्षस्य उत्तरम निर्णय. जैसे मैंने कहा, you may be having some logical question in your mind. For example, sometimes आचार्य चरक says कि रुद्रोग के संदर्भ में आपको वमन नहीं कराना है. But when it comes to drug like Kutaj, says Kutaj को आप रुद्रोग में भी वमन करने के लिए यूज कर सकते हैं. You yourself is confused कि चरक ऐसे बोलते हैं, अभी तो कह रहे कि अभी वमन में दे दो ये वत्सक. Similarly, you say that तेल is best for वात शमन. तेल को सबसे बेस्ट वात शमन माना जाता है. But when it comes to वेग धारण, वहां पर मूत्र वेग धारण के संदर्भ में एक सर्पी की बात आती है, अवपीडक सर्पी. वहां तो तेल आना चाहिए था, बिकॉज ऑल वेग धारण लीड्स टू वात प्रकोप. तो रोगाः सर्वे अपि वेग उदीर्ण धारणे, तो सारे जो है वात का प्रकोप करने वाले.
इफ वात प्रकोप अकर्स व्हाई नॉट तेला, जो बेस्ट है, वहां पर सर्पी की क्यों बात आ रही है? सो दिस काइंड ऑफ लॉजिकल थॉट्स आपके मन में आते हैं, जिसको हम कहते हैं पूर्व पक्ष, एंड क्लैरिटी टू दैट इज गिवन बाय सम एक्सप्लेनेशन दैट इज कॉल्ड एज निर्णय. सो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आचार्य चरक कहते हैं कि क्षीणाः जहति लिंगम स्वम, जो क्षीण दोष है, सो देमसेल्व्स आर नॉट हैविंग द लक्षण. जब वात का क्षय हो जाता है तो वात का लक्षण हमें दिखता नहीं है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आचार्य चक्रपाणी गिव्स सम इनपुट्स. यहां पर इनपुट्स देते हैं कि क्षीण दोष जो है खुद ही अपना लक्षण नहीं दिखा रहे, तो वो विकार को नहीं करेंगे, दे विल नॉट क्रिएट द डिसीज. सो इसे जब प्रसर होना है या स्थान संश्रय होना है, प्रकोप होना है, संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्त भेद, तो दोष हैज टू अंडरगो वृद्धावस्था, नॉट द क्षय अवस्था, बिकॉज क्षय दोष जो है वो खुद ही वीक है, वो कैसे प्रसर आदि करेंगे. सो इसे डिसीज ऑलवेज इज कॉज्ड ड्यू टू वृद्ध दोषा. इस तरह से एक पॉइंट यहां पर चक्रपाणी के द्वारा उठाया गया है. स्वयमेव दुस्थितत्वात्, जो क्षीण दोष स्वयं तरह से दुस्थित है, इन द सेंस दे आर ऑलरेडी वीकन्ड, वो किसी और डिसीज को कैसे पैदा करेंगे, प्रसर कैसे होंगे. सो एक सोचने वाली बात है यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी के द्वारा दिया हुआ है. सो सच काइंड ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस यू कैन फाइंड हियर एंड सम आंसर्स आल्सो विल फाइंड. फॉर एग्जांपल मान लीजिए और एक एग्जांपल ज्वर के संप्राप्ति के संदर्भ में. इन दी ज्वर संप्राप्ति यू विल सी देयर इज अग्निमांद्य. सो अग्निमांद्य यहाँ पर क्यों हो रहा है, why there is अग्निमांद्य. वातज ज्वर में भी अग्निमांद्य होता है, बट यूजुअली क्या होता है, समान वात लीड्स टू अग्निदीप्ति. ये सबको पता है, समान वात अग्नि समीपस्थः अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, एवरीथिंग यू नो. सो व्हेन वात वृद्धि अकर्स, वात प्रकोप अकर्स, समान वात का भी वृद्धि होगा, तो अग्नि तो और बड़ा होना चाहिए, अग्नि तो और अच्छा होना चाहिए, भूख और बढ़ना चाहिए. सो वातज ज्वर में अग्निमांद्य कैसे होता है, द वन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेरणा उसको कैसे दबाएगा. एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरे माइंड में एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं पूर्व पक्ष. सो द आंसर फॉर दैट इज गिवन बाय चक्रपाणी कि कुछ लेवल तक ही वो अग्नि को दीप्त करने वाले हैं, और एक लेवल के बाद इट विल ऑलवेज लीड टू अग्निमांद्य. सो आउटसाइड, जैसे आपके ग्रैंड मदर या कोई अन्य आजकल भी ओल्ड मेथोडोलॉजी होटल्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स, सो देयर यू कैन सी पीपल यूजिंग द फायर, वुडन फायर. तो वहां पर आप देख सकते हैं एक लेवल के बाद अगर वो ब्लो करेंगे अग्नि मंद हो जाता है, अग्नि विल अंडरगो शमन, लेकिन कुछ लेवल तक अग्नि का वृद्धि होता है. तो सेम वे इन द बॉडी इट हैपेंस. तो इस तरह से हमें पूर्व पक्ष का निर्णय भी देखने को मिलता है. पूर्व पक्ष भी मैंने उठाया, वाई देयर इज अग्नि मांद्य, एंड उसका आंसर भी यहाँ पर मैंने दे दिया, मतलब मैं इन द सेंस यहाँ पर चक्रपाणी की बात कर रहा हूँ. सो पूर्व पक्ष एंड निर्णय, सो बोथ काइंड्स ऑफ पॉइंट्स आर अवेलेबल. ये सारे क्या करते हैं, अल्टीमेटली इट विल मेक यू टू थिंक. अपना जो क्षमता है, थिंकिंग कैपेसिटी, वो बढ़ा देता है. वही जो क्षमता है आपके पूरे लाइफ में इंप्लीमेंट होता है. इट डजंट मीन कि यू आर स्टडीइंग ओनली चरक संहिता, ये सिर्फ चरक संहिता पढ़ने के लिए मदद करेगा, नहीं. योर थिंकिंग प्रोसेस विल चेंज, योर एनालिसिस पावर विल चेंज. टुडे यू हैव वन सोल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम. इस तरह से सोचने वालों के पास दो सोल्यूशन होते हैं एक प्रॉब्लम के लिए. जैसे आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, एक ही प्रॉब्लम के लिए 10 सोल्यूशन आपको मिल जाता है. सो इट इज नथिंग बट द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल की ओर जाने का रास्ता है. तो दिस आर ऑल सम एग्जांपल्स फॉर दैट. एग्जांपल्स में दिखा रहा हूं. ऐसे इसको लिटरली सारे नहीं पढ़ना है, इन द सेंस इसको मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया, किसी को सामने बोल दिया, ऐसे नहीं है. यू हैव टू अडॉप्ट दिस एंड फाइंड समथिंग न्यू. जो चक्रपाणी ने नहीं कहा उसको भी हमें ढूंढना चाहिए, कहां पर हम ये पूर्व पक्ष लगा सकते हैं, एंड व्हाट इज द निर्णय फॉर दैट इज द सक्सेस. वो सक्सेस होता है. कंपाइलेशन करना थीसिस का काम है, कर लीजिए, बट वी हैव टू अप्लाई इट इन अदर कॉन्टेक्स्ट. अनदर एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये कौन सा, हाँ, ये है चैप्टर नंबर 2, दैट इज आरग्वधी अध्याय. जैसे सेकंड चैप्टर जो सूत्र स्थान का है, दैट इज रिलेटेड टू स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हम प्रदेह दे रहे हैं. प्रदेह, सो प्रदेह रेफर्स टू द एक्सटर्नल लेप. सो जब आप प्रदेह देते हैं, सो इट इज टू बी गिवन विद द बेस्ट ड्रग. सो बेस्ट ड्रग क्या है स्किन डिसीजेस के लिए? खदीरः. खदीर को सबसे बेस्ट माना गया है. खदीरः कुष्ठज्ञानाम श्रेष्ठम. तो आरग्वधी अध्याय तो होना ही नहीं चाहिए था.
इट शुड हैव बीन कदीरी अध्याय या कदीरा प्लस सम अदर ड्रग अध्याय कुछ होना चाहिए था। तो उसके लिए कहते हैं आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि यहां पर जो चैप्टर है ये एक्सटर्नल स्किन डिसीज के बारे में बोल रहा है, एंड इंटरनल डिसीज जो स्किन का होता है देयर द कदीरा इज द बेस्ट ड्रग, whereas external always it is Aragvada. Aragvada is the best one for external skin related manifestation, internally Kadira. इसलिए जब आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात आती है आरगवत को चूज कर लो। अगर आपको इंटरनल स्किन कंडीशन की, इंटरनल इन द सेंस इंटरनल मेडिसिन की बात करते हैं इट हैज टू बी Kadira. इंटरनल मेडिसिन बेस्ट इज Kadira, एक्सटर्नल इज Aragvada. तो हियर अगेन पूर्व पक्ष एंड द निर्णय। व्हाट इज द पूर्व पक्ष? व्हाई नॉट Kadira अध्याय? एंड आंसर इज दिस। इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे अन्य बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं अभी क्विकली कुछ चीजें दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल लौकिक न्याय, देयर आर सो मेनी न्याय रेफर्स टू सम कॉलेक्चुअल लैंग्वेज में हम जो बात करते हैं, सम काइंड ऑफ इडियम्स फ्रेजेस, इस तरह से हम यूज करते हैं। सो लौकिक न्याय, फॉर एग्जांपल एक न्याय होता है गुणाक्षर न्याय। गुणाक्षर न्याय जैसे ये जो गुणा दैट इज चिड़िया जो है, सॉरी गुणा इज दिस वन वुड। सो वुड पैकर मान लीजिए, वुड पैकर एक बर्ड है। सो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर वुड पैक करता रहता है, दैट इज वुड पैकर। सो इट विल क्रिएट सम डिजाइन, ऐसे डिजाइन बना देता है। एंड समटाइम्स वी लुक एट इट एंड एंजॉय दैट, वेरी गुड डिजाइन, ये एक तरह से मून जैसे दिख रहा है, ये कोई इस तरह से दिख रहा है, इसकी तरह दिख रहा है। सो वी एंजॉय दैट, बट डिड दिस बर्ड हैव दैट इंटेंशन टू क्रिएट दैट डिजाइन? ऐसे तो नहीं था, वो तो अपने आप कर रहा है और ऐसे बन गया। सो इट्स अ चांस, समटाइम्स दे बिकम लाइक दिस बाय चांस, चांस की वजह से होता है। सो दिस इज नॉट इंटेंशनल। सो जब इंटेंशनल की बात आती है, नॉन इंटेंशनल की बात, वहां पर हम गुणाक्षर न्याय का लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट चैप्टर सेज सच एव विषजाम श्रेष्ठ हो। सो विषक वही श्रेष्ठ है, द वन हु इज एबल टू रिमूव द डिसीज। क्या हर वैद्य श्रेष्ठ बोला जाएगा? नहीं, हर वैद्य नहीं आता है। यहाँ पर चक्रपाणी बोलते हैं द वैद्य हु गिव रिजल्ट जस्ट बाय चांस, यादृच्छिक सिद्ध। यादृच्छिक मींस लक। कोई फिजिशियन है, इसको दे दिया, अचानक से सही हो गया, विदाउट नोइंग व्हाई ही हैज गिवन, सही हो गया, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। द वन हु इज श्रेष्ठ इज द वन विथ लॉजिक हु इज डूइंग। यहां पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए गुणाक्षर न्याय का वर्णन आता है। गुणाक्षर न्याय, ये वैद्य है, यहाँ पर चिकित्सा कर रहा है, विदाउट नोइंग कैसे करना है, अपने आप कर दिया, सही हो गया। सो दैट काइंड ऑफ पीपल आर नॉट कंसिडर्ड श्रेष्ठ। कितना इजीली समझ में आया यादृच्छिक सिद्धि कॉन्सेप्ट, दैट इज बाय सम न्याय। सिमिलरली यू हैव सो मेनी न्याय, आप जिसको भी इंटरेस्ट है आप देख लेना। अगर आपको कुछ और मिल जाता है, इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, अगर आपको समझ में आ ही गया तो ठीक है, अदरवाइज इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एट द एंड ऑफ द सेशन विल बी शेयरिंग द फोन नंबर, आप वहां पर डाल दीजिए। इफ आई डोंट नो एनीथिंग आई विल बी रेफरिंग एंड टेलिंग, ताकि इस सेशन के दौरान कहीं ना कहीं डिस्कशन होता रहे। सो विदाउट डिस्कशन वन वे हमेशा एंड ही होता है, इट हैज टू बी ऑलवेज टू वेज। सो द स्पीकर एज वेल एज द लिसनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फर्दर टॉपिक्स ऑफ आयुर्वेदा। ऐसे बहुत सारे न्याय हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दिया। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। सो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी रिलेटेड टॉपिक भी हमें टीका के द्वारा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी सी ए कॉमेंट्री में वर्ड है लेकिन मूल शब्द में, मूल श्लोक में नहीं है, या मूल श्लोक में बहुत सारे शब्द हैं लेकिन कॉमेंट्री उसका है नहीं। सो समटाइम्स वी गेट डाउट कि इतने सारे लाइन जो है चक्रपाणी ने कैसे मिस कर दिया, कैसे डलन आचार्य ने मिस कर दिया। सो दैट टाइम यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद ये लाइन जो है ओरिजिनल नहीं है, प्रोबेबली इट हैज बीन लेटर इनकॉर्पोरेटेड बाय सम अदर पर्सन। जो स्क्राइब्स होते थे, जो कॉपी करते थे, उन्होंने किए होंगे। सो नॉट द ओरिजिनल वर्जन। इस तरह से भी हमें देखने को मिलता है सूत्राणाम प्रामाण्यम, वेदर इट इज रियली दी ओरिजिनल ऑथर्स और नॉट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल श्लोक दिखा रहा हूं। एक ऋतुचर्या का श्लोक है, व्हाट एंड ऑल टू बी अवॉइडेड, वर्जयेत अन्नपानानि। सो इन वन ऋतु दिस आर सपोज टू बी नॉट फॉलोड। अब यहां पर आचार्य चक्रपाणी कहते हैं केचिद अत्र असेव्य प्रतिपादकम ग्रंथम पठन्ति। सम पीपल रीड दिस लाइन्स, केचित, सम पीपल रीड दिस लाइन, सम पीपल। स तो अनार्षः, लेकिन ये अनार्ष है, मतलब ये आर्ष नहीं है। आर्ष इन द सेंस नॉट रिटन बाय ऋषि मुनि, नॉट रिटन बाय आत्रेय महर्षि, नॉट रिटन बाय अग्निवेश महर्षि।
दिस इज कंसिडर्ड एज कंटामिनेशन। ये चक्रपाणी कह रहे हैं कि ये मूल वर्जन में नहीं है, which means he had multiple books in front of him, multiple manuscripts. इन आचार्य चक्रपाणी को क्या लगा कि ये सही है, ये सही वाला वर्जन है, उसी को उन्होंने माना है। अदरवाइज ही सेज ये कुछ लोग पढ़ते हैं बट ये ओरिजिनल नहीं है, ऐसे में मानता हूं। सो दैट इज हाउ ही सेज दिस इज हेल्पफुल फॉर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी रिलेटेड पीपल। जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में काम करते हैं उनके लिए हमेशा ये काम में आता है। ये आपको और भी चीज समझ में आता है कि मतलब समझा सकते हैं कि कई बार आपको कंफ्यूजन आता है कि आयुर्वेद इज कंफ्यूजिंग। कई बार बोलते हैं कि वात की वजह से शूल होता है, कई बार पित्त की वजह से शूल होता है। सो वेरेवर यू हैव कंफ्यूजन, अगर आपको बिल्कुल लॉजिक नहीं लग रहा है, इफ यू फील एंटायरली दिस पॉइंट इज नॉट रिलेवेंट, आपके मन में शंका तो आ सकता है, प्रोबेबली इट इज अनार्षः, प्रोबेबली जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं बिना कोई मतलब यूजफुलनेस के साथ उसको दिमाग में ले रहा हूँ, शायद ये आचार्य ने नहीं लिखे हैं। इस तरह से भी हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर देम। बहुत सारी चीजें ऐसे मिलते हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन टाइम ड्यूरेशन, कितने सेंचुरी बीसी का है और आज का है, इतना फर्क है, तो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई सम थिंग्स विच यू फील कि टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए था, वो शायद आचार्य का है भी नहीं, हो सकता है, ये भी हो सकता है। दैट पॉइंट ऑल्सो वी लर्न फ्रॉम दिस चक्रपाणिस वर्जन। सो इन द सेम वे अदर रेफरेंसेस, लेकिन एक एग्जांपल आपको काफी है समझने के लिए। तत्निरस्तम, आप देखिए यहाँ पर तत्निरस्तम, इसको हम काट देंगे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस तरह से नहीं लेना चाहिए, इस तरह से बहुत बार बोलते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। सो सिमिलरली ही गिव्स सो मेनी रेफरेंसेस फ्रॉम अदर शास्त्र, जैसे छंद शास्त्र, छंद शास्त्र, बहुत सारे श्लोक जो है, जैसे मान लीजिए समपित्तानिल कफ, ये तो सब जानते हैं, केचित गर्भाति मानव, अलग अलग तरह की प्रकृति है। सो यू माइट गेट इन योर माइंड व्हाई पित्त फर्स्ट, सम पित्तानिलाह, या तो वात होना चाहिए था बिकॉज श्रेष्ठ दोष है, बलवान दोष है, या तो कफ होना चाहिए था जो स्थिर दोष है, वही पित्त। इसे यहां पर पित्त की बात इसलिए आती है क्योंकि छंदस को बिठाना था, छंदो अनुरोधात। आयुर्वेद एक षडंग में एक है, दैट इज नथिंग बट छंद शास्त्र। सो छंद शास्त्र जो है, एक श्लोक को कैसे रचाया जाता है उसका रूल्स बताने वाला है। सो इट एक्सप्लेन्स द रूल्स ऑफ हाउ टू मेक अ श्लोक, how many varna should be there, where should be the yati, where should be the gap, which varna has to be the rasva, which varna has to be the dirgha। अगर आप यहाँ पर पित्त की जगह कुछ और डाल देते तो शायद गड़बड़ हो जाता। सिमिलरली हियर यू कैन सी अनिला इंस्टेड ऑफ वात, इसे अनिला, क्योंकि यहाँ पर आचार्य को 3 वर्ड चाहिए था, सो दैट इज व्हाई अनिला। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं वेयर छंदस के बारे में आचार्य चक्रपाणी कमेंट करते। अनदर एग्जांपल, छंदो अनुरोधात पित्तमादव कृतम, बिकॉज छंदो अनुरोधात टू मेंटेन द छंदस, अगेन छंदो अनुरोधात। दर्शन शास्त्र के बारे में भी वर्णन मिलता है, जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में सामान्य में एकत्व कर्म, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ चरक संहिता, पदार्थ विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सामान्य विशेष, खूब यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। वैशेषिक बोधव्य, वैशेषिक बोधव्य, ग्रंथ विस्तार भयात, ग्रंथ विस्तार हो जाता है। अगर वैशेषिक दर्शन के सारे चीज में बोलने लग जाऊंगा यहाँ पर तो ग्रंथ बड़ा हो जाता है, ऐसे चक्रपाणी यहाँ पर कह रहे हैं। सिमिलरली in this you can see here also मीमांसिका, मीमांसा दर्शनकार, इस तरह से कहते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का भी एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, why to exactly go for all this procedure during this पुष्य नक्षत्र एक्सेट्रा। पर वो बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कहा गया है, ज्योतिष यदुक्तम ज्योतिष, जैसे दो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, धर्मशास्त्र की बात करते हैं। सो वहां पर भी हमें ये एग्जांपल देखने को मिलता है, जैसे सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, सो धर्मशास्त्र की बात हो रही है, वही विष्णु सहस्रनाम हैज टू बी रिसाइटेड हियर, तो धर्मशास्त्र के रेफरेंस यहाँ पर लेते हैं। सो इस तरह से आचार्य चक्रपाणी गिव्स अस एन आइडिया हाउ द नॉलेज ऑफ अदर साइंसेस कैन बी यूटिलाइज्ड इन आवर शास्त्र टू मेक इट लॉजिकल। लॉजिक वहां पर लगाने के लिए हमें अन्य शास्त्र का भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके उसका इंटरनल मीनिंग पता चल जाता है। हो सकता है कि इन टुडेस टाइम वी आर नॉट आस्किंग द पेशेंट टू गो फॉर द सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, बट यू मे अडॉप्ट सम मेथोडोलॉजी जो उसका इफेक्ट दे सकता है। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। नीड ऑफ द टाइम, जैसे टाइम चेंज होता है हमें भी चेंज होना पड़ेगा। सो बट प्रिंसिपल्स कैन बी केप्ट द सेम। उस तरह से हमें यहाँ पर चक्रपाणी का व्याख्या यूज होता है। नॉट ओनली दिस, इवन अदर प्रयोजन लाइक तंत्र युक्तियों का प्रयोजन कैसे होना चाहिए, इन विच श्लोका विच तंत्र युक्ति में बी beneficial and which tantra yukti helps us to understand this, ये सारी चीज हमें कहीं ना कहीं एक एक एग्जांपल के द्वारा मिलता है। एंड सम अदर ऑथर्स, नॉट ओनली चरका,
चक्रपाणी अन्य ऑथर्स का भी कोटेशन देते हैं कि आचार्य इन्होंने इस तरह से बताया, आचार्य इन्होंने इस तरह से बताया। अल्टीमेटली हमें इसको इस तरह से समझना चाहिए। So all these things are giving us an idea about even other authors. Historically भी important हो जाता है कि which and all books आचार्य चक्रपाणी referred and which is the time period of this person, etc., etc. Everything will be clear. जैसे फॉर एग्जाम्पल डलना आचार्य का यहाँ पर चक्रपाणी टीका में बिल्कुल नहीं मिलता, न डलना कमेंट्री में चक्रपाणी का वर्जन मिलता है। तो इसका मतलब दोनों का एरिया शायद सेम नहीं था, और एल्स दे मे बी इन द सेम एरा बट समवेयर दे वर नॉट एबल टू मीट ईच अदर। ऐसे भी हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो इस तरह से हमने 11 या 12 अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा ये जो चक्रपाणी का व्याख्या था, खासकर चक्रपाणी को हमने लिया, बट दिस कैन बी अप्लाइड इन एनी अदर कमेंट्री टू अंडरस्टैंड। दोनों हो गए यहाँ पर, एक तो अवबोध भी हो रहा था कुछ चीजें, एंड अनुष्ठान, हाउ टू अप्लाई इट इन अ रियल लाइफ, वो भी कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन आगे जाके हमें क्लिनिकली इसको इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैंने शुरू किया था चक्रपाणी वाला श्लोक, चक्रपाणी का जो इनिशियल प्रेयर था, वैसे ही मैं समाप्त भी कर रहा हूँ। कि आपने भी बहुत सारे टीचर्स को सुन चुके हैं, बट इस लेक्चर में आपने अगर कोई चीज ऐसे सुने हैं कि एक थोड़ा नया था, कुछ चीजें मुझे मिल गया सुनने, आगे मुझे अपनाने के लिए, जरूर उसको ले लीजिए। अगर आपको कोई चीज लग रहा है कि ये इस तरह से भी हो सकता है, या समथिंग मे बी रॉन्गली एक्सप्लेन्ड और डिफरेंटली एक्सप्लेन्ड, इवन यू कैन पुट योर ओन थॉट्स, उस तरह से भी अपना थॉट्स भी आप रख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर अभी पूछ भी सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। और मुझे लगता है कि आज चरक संहिता, चक्रपाणी टीका और अन्य टीकाकार सभी का जो एक उद्देश्य था कि हम कहीं ना कहीं यूजी लेवल की जो पढ़ाई है उसमें नहीं दे पाते हैं, वो विजन नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रहती है। और मुझे लगता है कि मौलिक सिद्धांत के कुछ ना लेक्चर सारे रिकॉर्डेड करके सारे कॉलेजेस में कंपलसरी करने चाहिए कि ये तो सुनने ही सुनने हैं भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित पक्का होंगे। और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसे ही लेक्चर्स, मुझे लग रहा था कि बहुत सारी स्लाइड्स को है ना थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्शन में लेने की जरूरत थी, ऐसा। तो एक बार फिर से मुझे लगता है कि मैं आपको बुलाऊंगी और बहुत सारे लोग ऐसे है ना उसमें कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं और क्लैरिफिकेशन में चिकित्सकीय दृष्टि से भी ले सके, है ना। डॉक्टर शशि जी ने प्रश्न पूछा है, और डॉक्टर शशि जी एक मिनट, जी आप शशि जी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, प्रणाम मैम, नमस्ते सर। मुझे एक्चुअली मैं आजकल चक्रपाणी टीका पढ़ रही थी, तो चक्रपाणी टीका पढ़ते वक्त तो मतलब जैसे लैंग्वेज जो है बहुत ही ज्यादा टफ है। नॉर्मल जो चरक संहिता की लैंग्वेज है सूत्र की, वो तो मुझे पूरी समझ में आती है, संस्कृत मतलब उस लेवल की। लेकिन जब टीका पढ़ने लगते हैं तो लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह की कंडीशन है। तो सर उस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है, या कैसे मतलब इसको करें कि हाँ वहां से टीका के अंदर से बातें निकाल पाए इजिली? जी सर, प्लीज गाइड। थैंक यू। यस मैम, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और मुझे पहले शायद बोल देना चाहिए था। तो ये सही है जो मैम कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय से शुरू होता है। हालांकि एनसीएसएम में अभी चरक संहिता को भी जोड़ रखे, बट कहीं ना कहीं टीचर्स यूजुअली अष्टांग हृदय को प्रेफरेंस देते हैं, चरक संहिता को ऐसे खत्म कर देते हैं। सो व्हेनेवर स्टूडेंट्स सी अष्टांग हृदय कमेंट्री, जैसे अरुण दत्त का देखते हैं या हेमद्री का देखते हैं, खासकर हेमद्री का देखते हैं, वहां पर शब्दार्थ देखने को मिलता है। जैसे वातस्य उपक्रमः श्रमस, वातस्य उपक्रमः स्नेह स्वेद संशोधनम, हर एक शब्द का कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग देखने को मिलता है। अरुण दत्त में भी कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन मिलता है। लेकिन जैसे ही चक्रपाणी में आएंगे वहां शब्दार्थ कम मिलता है लेकिन सेंटेंस ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे जैसे महसूस हुआ, और मुझे जो महसूस हुआ वो सही भी है, यहाँ पर हमारा जो गैप है वो स्पोकन संस्कृत का गैप है। स्पोकन संस्कृत का गैप की वजह से ही वो भाषा अलग लगता है। जैसे आज आप हिंदी मूवी देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा, वही हिंदी मूवी में मैंने कोई फॉरेन लैंग्वेज का या साउथ इंडियन लैंग्वेज का मैंने डबिंग करके डाल दिया, तो डेफिनेटली आप चित्र तो देख रहे हैं लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें
संस्कृत वोकैबुलरी जो है, जो स्पोकन संस्कृत इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरेचर संस्कृत, और खासकर जो चरक संहिता का सूत्र है वो स्पोकन संस्कृत नहीं है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा वो सूत्र है, लेकिन जो कमेंट्रीज है वो स्पोकन संस्कृत वाला है। तो स्पोकन संस्कृत में जैसे मैं अभी हिंदी बात कर रहा हूँ, ये 8 साल पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अभी इतना बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन लिसनिंग टू पीपल स्पीकिंग इन हिंदी, और मुझे बोलना भी पड़ा स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो इसलिए इतना आ रहा है। सो इन द सेम वे संस्कृत के जो कॉमन वर्ड्स हैं, खासकर जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस जैसे यह यह का मतलब है जो, या सह मतलब है द मैस्कुलिन जेंडर का वो सा जो है वो फीमेल हो जाता है। जैसे मैं एक श्लोक के साथ समझा देता हूं, जैसे ननु ननु यदि पुनः यद्यपि, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हमें देखने को मिलता है। ननु का मतलब है शंका, शंका का मतलब है जब भी कोई भी चीज हम प्रश्न उठाना चाहते हैं, उससे पहले हम एक शंका का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है ननु। तो जब भी आप चक्रपाणी पढ़ेंगे, एक बार ननु आ गया, इसका मतलब आगे जाके वो एक शंका पूछने वाले हैं। यद्यपि जब वो यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मैटर वो उठा के लेने वाले हैं, यद्यपि जैसे कि ऑलरेडी हम ऐसे जानते हैं लेकिन ऐसे हो रहा है, उस तरह की चीजें वो उठा के ले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शब्दार्थ है या स्पोकन संस्कृत का जो कमी है, उसकी वजह से चक्रपाणी का टीका मुश्किल लगता है इनिशियली, लेकिन जरूर मैं आपको सजेशन दूंगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो संस्कृत में है। एक डीडी अभी तो बंद कर दिया, खासकर जो पहले आता था संस्कृत में न्यूज आता था, न्यूज हाफ एन आवर या 1 आवर जो है लोग संस्कृत में ही समझा देते थे कि क्या हो रहा है, आजकल का विषय ही। तो अगर हम रोज 15-20 मिनट भी कोई 100% संस्कृत का भाषा सुनते रहेंगे, चक्रपाणी का लाइंस के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आते जाएंगे। एंड जैसे मैंने कहा, दूसरे लैंग्वेज का मैंने आपको डबिंग करके डाल दिया, 10 बार देखने से उसका मीनिंग आपको समझ में आ ही जाता है। वैसे ही यहाँ पर 10 बार सुनने के बाद चक्रपाणी का लाइन जो है आ ही जाता है। और एक ही कमेंट्री को आपको एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है, 10 दिन वही कमेंट्री पढ़ना है। आज आपने एक श्लोक का कमेंट्री पढ़ लिया, नेक्स्ट डे डोंट रीड द नेक्स्ट कमेंट्री, जब तक वो समझ में ना आए वापस जाके वही कमेंट्री पढ़िए, और तीसरे दिन भी वही कमेंट्री पढ़िए, फोर्थ डे भी वही कमेंट्री पढ़िए। चक्रपाणी का जो बोलने का शैली है वो समझ में आ जाता है। अगर आप ऐसे 30 दिन करेंगे तो शायद 31st डे आप मुझे कॉल करके बोलेंगे कि सर चक्रपाणी का टीका बहुत ईजी है। तो यहाँ पर भाषा का कमी है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और एक चीज है मैम, जैसे बहुत सारे ट्रांसलेशंस आते हैं, जैसे गौड़ सर का पूरा हिंदी का एक्सप्लेनेशन आता है, पूरा हिंदी का चक्रपाणी वर्जन जो है 5 वॉल्यूम जो भी है मिलता है। सर को तो बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन अगर आप चक्रपाणी को समझना चाहते हैं तो बिल्कुल हिंदी मत पढ़िए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है तो मैं उसी में जाऊंगा। जब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मुझे यही करना पड़ेगा। व्हेन यू गो टू होटल, आपके पास 10 मेन्यू है, मेन्यू में 10 चीजें हैं, तो आप 10 में से कोई भी मांग सकते हैं। तो जैसे ही समझ में नहीं आता आप तुरंत हिंदी में चले जाते हैं, तो कभी भी चक्रपाणी आएगा ही नहीं। आपको उसको बिल्कुल बंद कर देनी है। हो सकता है 1 महीने बिल्कुल कुछ नया चीज नहीं पढ़े, लेकिन 30 दिन उसी में रहने से ही आपको 31st डे से जितना आनंद आएगा चक्रपाणी से, उतना शायद हेमाद्रि में नहीं आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ते रहेंगे तो उनमें से उसका अर्थघटन भी कर पाएंगे। और मुझे याद है कि मेरे टीचर ने, जब मैं टीचर जी ने बताया था कि जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी, कि जो अनेक ट्रैवलर भारत में आए, जिन्होंने सबसे पहले 5 से 5.5 साल तक सिर्फ संस्कृत सीखी, जिसमें यूएन सांग का नाम सबसे पहले है ना, हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मेगास्थनीस, यूएन सांग, इत्सिंग, फाहियान, है ना, ऐसे अलग अलग ट्रैवलर अलग अलग समय पे आए, अपनी अपनी पुस्तक लिखी, और आज जो उपलब्ध भी है। तो आप सोचिए कि जैसे एक लकड़हारा लकड़ी काटने से पहले अपनी हथौड़ी यानी एक्स है, उसको ठीक से पहले शार्प कर लेता है, तभी फिर वो लकड़ी काटने के काम पे लगेगा। सेम इसी तरीके से बाहर से आने वाले व्यक्ति ने भारतीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो चिकित्सा ज्ञान है, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान है, उन सब के लिए उन्होंने सबसे पहले जरूरी समझी कि संस्कृत सीखी जाए ठीक से, तो हम को सही ढंग से समझ पाएंगे।
और मेरे गुरुजी कहते थे ऐसे कि जैसे लब्धास्पदा मति ही, क्या इसका इंग्लिश करोगे तुम? जो लब्धास्पदा मति जो समझ में आता है चरक सिद्धि स्थान में, है ना? लब्धास्पदा मति स अन्यम शास्त्रम अपि आसु युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यते। वो कह ही नहीं सकते आप हर चीज का ट्रांसलेशन करके, है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें संस्कृत के प्रति अनुराग रखते हुए इन महान आचार्यों की कृति को, उनके दर्शन को, उनकी दीर्घ दृष्टि को हम समझे। और इसके लिए संस्कृत का नॉलेज तो सही में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिसके माध्यम से हम इन्हीं प्रकाश को फिर से समझ पाए। डॉक्टर उज्ज्वला ने प्रश्न पूछा है और डॉक्टर, हाँ, उन्होंने नाइस प्रेजेंटेशन करके आपका बहुत ज्यादा, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे कहती हूँ कि आप डाल सकते हैं अपना। तो डॉक्टर उज्ज्वला, आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं और जो अपने नाइस वर्ड्स आपने लिखे हैं व्हाट्सएप पे वो बता भी सकते हैं। यस। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था सर। मुझे एक प्रश्न था कि अ, जैसे कि संहिता पढ़ना रोज जरूरी है, पर जैसे कि पेशेंट होते हैं, घर का काम, ये सब कुछ शेड्यूल में, तो हमें कैसे उसका अध्ययन करना चाहिए? बार बार, एक बार तो हो जाता है, पूरा होता ही नहीं है एक्चुअली हमारा, पर कैसे हम टाइम दें और रोज अध्ययन करें? क्योंकि अष्टांग हृदय है, सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, और एक टीका पढ़ने जाए तो कितना मतलब टाइम होता है, तो वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? यस मैम। लगता तो है कि हमें बहुत पढ़ना है, पर रोज होता ही नहीं है ऐसे। इसके लिए मुझे बहुत यस साल से। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसमें आंसर मैंने वो ग्रामर वाला पार्ट लेके थोड़ा क्लियर किया था, वही आंसर यहाँ पर भी आता है। हमारे पास दो तरह की स्टडी है, एक है क्रमतः स्टडी, दूसरा है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। जैसे आपके पास पेशेंट्स है तो पेशेंट से रिलेटेड कौन सा सूत्र आपको आज मिस हुआ वो कम से कम आज आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको श्लोक नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ना ही आपको इतना डिटेल ग्रामर में जाना चाहिए। आपके पास रोज पेशेंट है, आपका कल भी पेशेंट का ही काम है, तो आज आपने अजीर्ण के पेशेंट को ठीक कर दिए, लेकिन पेशेंट जाने के बाद आपको कंफ्यूजन है कि मैंने ये दवाई क्यों दिया, मतलब कौन सा सूत्र यहां पर लगना चाहिए था या कौन सा सूत्र यहां पर लग जाता है। हालांकि आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है, वो एक्सपीरियंस से आ ही जाता है, लेकिन कौन से सूत्र के हिसाब से मैंने इसको दिया वो आपको उस दिन शाम को कम से कम जाके उस सूत्र को पढ़ना है और उससे रिलेटेड टीका को आपको पढ़ना है। शायद हो सकता है कि कल जाके आपके प्रिस्क्रिप्शन में एक चूर्ण के साथ उससे रिलेटेड और एक चूर्ण भी ऐड हो जाए, या जो आपको ऑलरेडी पहले आता था उसका सूत्र जो है एक तरह से रिवीजन हो गया। तो जितना आपका टाइम अवेलेबिलिटी है ना उतना ही सूत्र आपको देखना है। कई बार ये साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि हम टारगेट बहुत ज्यादा रखते हैं, जब वो नहीं पाता तो हम उदास हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट डे उसको हम फॉलो नहीं करते। तो मेरा यही मानना है कि आपको टारगेट कम ही रखना है। जो स्टूडेंट एक दिन में 5 श्लोक पढ़ सकते वो 5 ही पढ़े, जो स्टूडेंट या जो काम करने वाले प्रैक्टिशनर है वो एक श्लोक पढ़ सकते वो एक ही पढ़े, लेकिन वो एक वाला कंटिन्यू रखे ताकि 365 डेज में 365 श्लोक हो जाए। वही ठीक है मैम, जिस तरह से अपना काम है उसी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़ने में असंतोष रखना चाहिए और क्लिनिकल बातों को साथ में लेते हुए अगर प्रत्येक दिन एक एक पेशेंट के लिए भी कुछ पढ़ पाएंगे ना, तो सही बात है कि हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। मुझे इस मौके पे विवेकानंद जी का एक कथन याद आता है। विवेकानंद जी ने अपने भाषणों में कहीं कहा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट प्रतिदिन पढ़ने की आदत रखे तो वो दुनिया के महानतम ज्ञानी लोगों में उनकी गिनती होती है। 5 मिनट। तो मैंने अपने गुरुजी को तब उम्र छोटी थी तब पूछा था, मैंने कहा गुरुजी 5 मिनट से क्या होगा? ऐसे सही है ये बात कि 5 मिनट पढ़ते भी रोज 5 मिनट पढ़ेंगे तो भी बहुत ज्यादा विद्वानों में गिनती हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा जो 5 मिनट पढ़ेगा ना वो 5 घंटे भी पढ़ता रहेगा। फिर आदत वो 5 मिनट पुस्तक उठाने की है कि अगर आपने एक पुस्तक 5 मिनट के लिए उठा ली तो कहीं ना कहीं वो फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे इतना जल्दी से, और हम कहीं ना कहीं ज्ञान का आनंद ले पाएंगे, ज्ञान से इस संसार को अच्छे मुकाम पे पहुंचा पाएंगे कि जो
सही में जरूरी भी है कि हम इस दुनिया को किस तरीके से बेहतर बना सके। जो हमारे प्राचीन भारत के अनेक ऋषि मुनियों के ज्ञान का कहीं ना कहीं सदुपयोग हो सके, तो मुझे लगता है कि बहुत सही बात है ये कि हम इस तरीके से एक नयापन भी ला सकते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम एक ही रोग इतने तरीके की 4, 5, 10 दवाइयों से ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ डॉक्टर उज्ज्वला, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मैम, मुझे बताना था कि जो किसी को पता नहीं होगा, बहुत सारे वैद्यों को, कि धर्माधिकारी सर और गाडगीळ सर, इनका टीका वाचन मतलब यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है सर। एक एक सूत्र और प्रसाद जो केरला से है, तो एक एक सूत्र का टीका वाचन करके सर ने रेफरेंसेस दिए हैं, अच्छे से यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो मतलब हमें बहुत, मैं उसी से ही ज्यादा सीखी। तो मुझे वो बताना था कि आप यूट्यूब पे जाके, मैं आपको भेज दूंगी मैम, आप ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आयुर्वेद रूपी रत्नों को समझने के लिए तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सीनियर आचार्य है और गुरुजन है, और उन सब का जितना धन्यवाद करें उतना कम है कि उनके कारण ही हम धीरे धीरे सत्य के नजदीक जा पाते हैं, और हमारे अंदर जितनी उत्कंठा होती है उस लेवल से हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि 1988 मेरा यूजी फर्स्ट ईयर से लेकर वही अध्याय फिर से पढ़ने से मुझे ऐसे लगता है कि अब तक कितनी अकल की कमी थी, देखो आज सही ढंग से समझ में आया है ना। पहले तो पता नहीं कहाँ ही विचरण कर रहे थे, मगर वो एवरी स्टेप डीप डीपर डीपेस्ट चला जाता है। तो यानी हमारे मंडल पटल खुलते जाते हैं और कहीं ना कहीं हम और उसमें से तथ्यात्मक बातों को निकाल पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, मैं उसमें भी शेयर करूंगी। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आज ज्वाइन किए, और कहीं ना कहीं ऐसा जब लेक्चर होता है तो आज 9 साल के बाद बहुत सारे लोग रेगुलर सुनते हैं और अपनी उत्कंठा भी बताते हैं। और टीका यानी टॉपिक में टीका लिखा हुआ है, कमेंट्री लिखा हुआ है, तो संख्या के ऊपर असर नहीं आया। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, वरना मैं बहुत बार ऐसा लिखती हूँ व्हाट्सएप पे कि कृपया ज्वाइन करें, बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा, आपके बहुत सारे चिकित्सकीय बातों का आंसर मिलेगा। मगर मैं सभी पार्टिसिपेंट से खुश हूँ कि आपका आयुर्वेद के प्रति अनुराग बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं 9 साल से अनेक डॉक्टर नंदीश जैसे स्पीकर ने योगदान दिया समर्पित भाव से, वो चीज रंग ला रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के पुरुषार्थ से ये संभव हो पाया है। तो सभी स्पीकर का धन्यवाद करते हुए मैं आज के इमरजेंसी स्पीकर का तहे दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि इमरजेंसी स्पीकर के रूप में आपने हाँ भरी और आपने यहाँ आके आज इतना अच्छा नॉलेज ज्ञान सभी को दिया है। और आज मैं देख रही थी कि डॉक्टर भुवनेश जी ने बाय चांस ही ज्वाइन नहीं किया, हमेशा ज्वाइन करते हैं। तो डॉक्टर भुवनेश जी आप पे बहुत ज्यादा प्राउड करेंगे जब ये सुनेंगे तब। और आज होते तो मैं उन्हीं से आपका धन्यवाद भी करवाती, मगर अभी वो नहीं है। तो मैं पक्का वो कहीं बिजी रहे होंगे, वरना वो शुक्रवार की क्लास छोड़ते नहीं हैं सामान्य रूप से। तो बहुत बहुत तहे दिल से विश्वारित परिषद के इस प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक धन्यवाद। और आगे भी एक इमरजेंसी लेक्चर प्लीज तैयार रखिएगा जिससे कहीं कुछ बम्बार्डिंग हो जाए तो हम आपको आमंत्रित सरलता से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद। जी। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र शांति मंत्र लूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ
आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और आज के स्पीकर डॉक्टर नंदीश जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी भूमिका आयुर्वेद के प्रति आपका योगदान हमेशा आप कर ही रहे होंगे और भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।